कैफियत की आज 53 एपिसोड। हिंदुस्तान का एक वैसा फनकार जिसे आप घर घर तक देखते हैं, यही कहते हुए कि कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। उत्तराखंड देवभूमि को आज नमन करता हूं मैं, कि उस पिता को नमन करता हूं जिसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इसको नमन किया जाता है। हमेशा आपको दुनिया के हर शख्स जो आज जानता है, जहां से शुरुआत होती है आवाज की, वहां वहां पर आज आपको उस जगह से आपको नमन करते हुए हमारे बीच में कैफियत की महफिल में सुधीर पांडे जी मेरे बड़े भाई आ चुके हैं। स्वागत करता हूं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंदौर से और पूरे मध्य प्रदेश से। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे कैफ़ियत में शामिल होने का आपने मौका दिया और ये मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि आपके साथ गुफ्तगू करूँ और बस शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपका प्रोग्राम काफ़ी कामयाब है, ऐसा मैंने सुना है, तो बहुत-बहुत बधाई। अ, सबसे पहले तो मैं इस परिवार की ओर से, अपनी बेटी की ओर से, अपने परिवार की ओर से आपको चरण वंदन करता हूँ एक बड़े भाई के रूप में, क्योंकि ये कैफियत कैफियत शो सर क्या है, उन शो से थोड़ा अलग है, बहुत पारिवारिक है। इसमें जो बातें हुँ, होती हैं दिल की होती हैं, और जो लोगों तक मैसेज जाते हैं बेहतरीन, जी, और परिवारों तक पहुंचते हैं, ये कोशिश मेरी हाँ, हाँ, रहती है। और सर मैं हाँ, हाँ, शुरुआत करता हूँ सर आपका आशीर्वाद लेके, कि आजाद भारत में सबसे पहले उद्घोषक, आकाशवाणी के मुख्य समाचार वाचक, मैं बात करूं अगर मेरे आदरणीय देवकी नंदन पांडे जी की, जो जिन्होंने, आप यही कहते हुए कि उनके पुत्र मेरे बीच में सुधीर पांडे जी हैं। सर कैसा लगता है यदि पिताश्री के नाम के साथ मैं आपका नाम ले रहा हूं, तो कैसा लग रहा है सर आपको? अरे ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और एक्चुअली अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि हम सब कुदरत का ही अंश हैं और इसी तरह हर हर जो प्राणी है वो किसी न किसी का अंश होता है और मैं भी अपने पिताजी से उनका अंश हूँ और मुझे बहुत कुछ अगर मैं ये कहूँ कि जो प्रतिभा है वो मुझे विरासत में मिली है तो ये गलत नहीं होगा और और इस बात की भी खुशी है कि मैं कम से कम उनको थोड़ी ये तसल्ली जब वो गुजरे तो कम से कम उनको ये संतुष्टि थी कि मैंने थोड़ा अपना एक नाम बनाया है और जो मैं करना चाहता था वो मैं कुछ हद तक कर पाया क्योंकि शुरू में वो बड़े मैं एक इकलौता बेटा हूँ उनका तो इस वजह से उनको हमेशा ये भय रहता था जानते थे क्योंकि मैं चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने रेडियो ड्रामा से ही शुरू किया और रेडियो में तो उनका बड़ा दबदबा था और सभी लोग जो थे उनसे जूनियर थे और वो मेरे काम की सराहना उनके सामने करते थे लेकिन वो क्या बात थोड़ा सा ये कहते थे कि भाई अच्छा है वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है आप लोगों से मैं उसकी तारीफ सुनता हूँ लेकिन भाई क्या उसको बात ज्यादा है। ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ मेरा एक ही बेटा है और कहीं कहीं अब ये एक्टिंग का भूत अगर सवार हो गया और ये कहीं बम्बई चला गया तो फिर भाई मैं तो क्या करूंगा मेरा तो इकलौता ही बेटा है अगर दो तीन बेटे होते उसमें से एक चला जाता बम्बई जी जी तो जी कोई जी परेशानी नहीं होती तो जी ये एक उनका बना रहता था जब हम छोटे थे जी तो जी। बाद में जब मैंने खैर जब किसी तरह से वो मैं उनको ये मनाने में कामयाब हुआ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो एक रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा जब जी, तक जी, जी। खतरा नहीं मोल लेंगे तो ये खाई तो पार नहीं हो पाएगी तो मैं खैर वो मैं बाद में मैं दद्दा कह सकता हूँ आपको दद्दा, मैं क्योंकि मैं उत्तराखंड सालम का हाँ, हूँ, अल्मोड़े का हूँ, जी और जी 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 आपके और हाँ करीब आ रहा हूँ, ये कहते हुए कि मेरी आँखों में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरी हम्म, आँखों में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे चेहरे से वाह मेरी माँ की महक आती है, और मेरी आँखों से मेरी माँ की महक आती है। उस माँ को वंदन करता हूँ कि मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, शायद आपके किसी इंटरव्यू में शायद ज़िक्र हो ना हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वहाँ तक पहुँचने की, ये दिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ दादा आपके, कि हम्म, शिवालय के पास एक घर, हम्म, जहाँ पर हम्म, अ, दादाजी रहते हैं, जहाँ दादी जी हम्म, रहती हैं, वहाँ आपके हाँ, पिताश्री
बड़े हुए हुँ, और हाँ, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। तारा जी, तारा देवी का मंदिर जो कि ऊँचाइयों पर है, हाँ, जिसके बाद जंगल आता है और हाँ, सच है कि उस गाँव की मिट्टी को दादा प्रणाम करता हूँ कि आज उस मिट्टी की खुशबू मेरी इस कैफ़ियत तक है। आपको कैसा हाँ। लगा उस जगह पहुँच कर दादा? भाई बहुत बहुत ही आनंद आया, बहुत ही। और क्या है कि अ, देवभूमि जो है वो अब उसको इस ज़मीन का स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा। जी, और ये है कि हमारे पिताजी, दादा सब हमारे वहीं पर्वतीय क्षेत्र में ही पले-बड़े, उन्हीं जी, वादियों में बड़े हुए। जी, लेकिन जैसा कि है हुआ करता था कि रोज़गार के लिए लोगों को नीचे ही आना पड़ता था, जी, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद। जी, जी, तो वही हमारे परिवार के मतलब हमारे पिताजी और उनके जो भाई थे, सबको अल्मोड़ा में पढ़ाई-वढ़ाई करके फिर जी, जी, आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आना पड़ा। फिर आगे वहीं से धीरे-धीरे वो आगे बढ़े। और फिर होता ऐसा था कि भई जब जहाँ जो जम गया, जो रम गया, उसके बाद वो अपने कारोबार में इतना बिज़ी हो जाता था कि वापस जाता था। मतलब ऐसा जी, है कि सभी को अपने अपनी मातृभूमि से, अपने प्रांत से लगाव तो रहता ही है। और वो और चूँकि वो हमारे पुरखों की ज़मीन है, तो उस मिट्टी की एक अलग महक होती है। और उन वादियों में जाकर, अपने उन गाँव में जाकर ऐसा लगता है कि अरे! हमारे पुरखे जो थे, वो इसी मिट्टी के में थे, यहीं थे, कैसे रहा करते होंगे, कैसे उन्होंने यहाँ जीवन बिताया होगा आज से 50, 60, 100, 150 साल पहले। तो ये कभी-कभी कभी-कभी बहुत एक अजीब-सी ये एक फीलिंग देता है। और कभी जब हम सोचते हैं कि इन वादियों में रहकर ही कितने सुकून और उससे रहे होंगे। आज जब ये भौतिक दुनिया में जब हम आ जाते हैं, तो जब इस भौतिक दुनिया से की चहल-पहल, भीड़-भाड़ से कुछ क्षण के लिए जब हम वहाँ जाते हैं, तो वाक़ई एक थोड़ी देर के लिए एक विरक्ति सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि देखिए, इतनी पावन भूमि को छोड़कर हमको रोज़ी-रोटी के लिए कहाँ जाना पड़ता है। दादा और जब नौलखिया दादा आपको बताऊँ वो हुँ, आपको नौलखिया घर याद है? हाँ, घर याद है। 9 लाख का बना हाँ, हुआ घर पाटिया में। हाँ, हाँ, कपाटिया में, हाँ, तो घर याद है, अल्मोड़े का घर भी याद है। और तो लेकिन ये है कि बस अब वही हमारी जब तक दादी थी, वो बड़ी मतलब ऐसी थीं कि पूरा उन्होंने गाँव का और अल्मोड़े का घर अकेले ही सँभाल रखा था। जी, जी। और वो आती थीं जब भी जो जो भी वहाँ दाड़िम होते थे, फल-फूल होते जी, थे, जी, जी, और वो जी। अ, ज अचार-वचार माल्टा है, लाती दाड़िम थीं। है। हाँ, वो सब वो है। और दाड़िम की चटनी बनाकर लाती थी। जी, और जी, भांगे की वो सब चटनी। वो अकेले उस अल्मोड़ा के घर में, गाँव में, पाटिया में रह के वो इस तरह से अपना कैसे सँभालती थीं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया अभी कि हमारे पूर्वज वहाँ कैसे कितने सुकून से रहते होंगे। जी, आज हम वहाँ से वहाँ अगर एक 2-3 किलोमीटर आज यहाँ लोगों को चलना पड़ जाए तो कहते हैं, "अरे भई ये कैसे चलते हैं, कहाँ चलते हैं?" वो लोग पहाड़ों में ऊपर-नीचे जाना तो ऐसे करते थे जैसे कि हम एक पहले माले पे चढ़ के उतर बिल्कुल आए। सही है, बिल्कुल सही कह इतना रहे हैं। इतना आसान, इतना सरल था। जी, जी, लेकिन जी, जी। अब हम देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए साहब, मेहनत तो करनी पड़ी उन लोगों को, लेकिन उस मेहनत की वजह कम से कम उनका एक स्वस्थ जीवन, वहाँ एक शुद्ध हवा, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, असली ऑक्सीजन आप ले बिल्कुल रहे सही हैं। कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और जो फल-फूल खाना जो था वो इतना शुद्ध, पौष्टिक खाना हुआ करता था। हाँ, ये था कि सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन जी, मुझे ये कहते हुए बहुत अफ़सोस होता है कि जब मैं अभी जा गया और जिस प्रांत को बनाने के लिए जी, उत्तराखंड के लोगों ने इतनी कोशिश की कि हमारा एक अपना प्रांत बन जाए। और उत्तराखंड बना। लेकिन आज जो जो चीज़ें लोग वहाँ से उम्मीद कर रहे थे कि जो एक प्रांत का रूप होगा या जो फलेगा-फूलेगा प्रांत बनने के बाद उत्तराखंड, वो कहीं नहीं हो पाया। ये मुझे इस बात का बड़ा दुःख है, क्योंकि अभी इस बार मैं गया था, तो जब मैं वहाँ लोगों से मिला और मैंने उनसे बात की, तो कहने लगे कि देखिए साहब, अब अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है, तो यहाँ अस्पताल, दवा, किसी की कोई वो मतलब ये क्या कहते हैं इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है।
हम ये कहें कि नहीं साहब ये परेशानी हो गई, यहाँ ये बड़ा डॉक्टर है, यहाँ दिखा लीजिए। और अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है। बहुत एक जगह तो ऐसी हालत थी कि एक्स-रे मशीन और सोनोग्राफी की मशीन मँगा के वहाँ रखी हुई हैं, उनका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन वो सड़ भी गई हैं, वहीं पड़ी पड़ी दादा हैं। दादा मैं क्योंकि ना आपको कोई वहाँ बताऊं, डॉक्टर काम करने के लिए जाता है, ना कोई टेक्नीशियन दादा मैं आता आपको है। बताऊं तो उत्तराखंड के ये बारे में हुँ, कि मैं जब हल्द्वानी में था, जी। तो दादा मैंने उत्तराखंड हाँ। आंदोलन में भाग लिया। और मैं जब ये दिल्ली रैली हाँ, गई हाँ, थी, हाँ, जब हाँ, हाँ। मुजफ्फरनगर कांड हुआ था दादा, तो मैं वहीं पर था। जी। और आंसू को गैस के हाँ, गोले छोड़े गए थे, तो वहाँ की लड़कियों ने कहा था हमारे गांव के भाई लोग आए हैं, इनके ऊपर कुछ हाँ। नहीं होना चाहिए। और वहाँ मेरे को जी, बहुत पुलिस के डंडे भी पड़े थे दादा। और वहाँ से हाँ, लौटकर हम लोगों ने बहुत रैलियां निकाली थी, और बहुत कुछ हाँ, अत्याचार हुए थे। मेरी वाइफ ने वो थाना था जो वहाँ पर मेन थाना हाँ, जो हाँ, है, हाँ। वहाँ पर चढ़ के शकुंतला करके एसडीएम थी, वहाँ पर उन्होंने पूरा हम पे लाठी चार्ज किया था। मेरी वाइफ ने चढ़ के ओहो! उसको कहा था कि आप हमारी औरतों पे लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं। हमने कर्फ्यू लगाया था, ओहो! पुलिस कर्फ्यू लगाया था जी। दादा। तो जी, मैं जी, जी, जी। आज मैं तब अभी गया था नवंबर में। मेरी साला है वहाँ पर, दून कॉलेज में डॉक्टर है वो, रियल साला अच्छा, मेरा। अच्छा। हाँ, और हाँ, हाँ। अजय भट्ट जी जो वहाँ के सांसद हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जी, हाँ, बहुत ही वो भले इंसान है, मेरा बड़ा अच्छा जी, परिचय जी उनसे। सर, हाँ, वो मेरे जो फादर इन लॉ हैं रानीखेत में डॉक्टर थे, उनका डायलिसिस शुरू हुआ। तो रानीखेत में हाँ, डायलिसिस की सुविधा ना होने के कारण वो देहरादून अपना हाँ। पूरा क्लिनिक, जहाँ 150 करीब पेशेंट थे, वो शिफ्ट हो गए हैं देहरादून। मैं बात कर रहा हूँ इस ओह! बात की कि अजय भट्ट जी से मैंने कहा था, मैंने कहा देखिए प्लीज़ देखिए, हाँ, सारे ताले लगते जा रहे हैं। पाटिया गाँव की बात करूँ आज, तो सिर्फ 20 घर ऐसे बचे हैं जहाँ पर कि हाँ। बुजुर्ग लोग हैं, ब्राह्मण, और हुँ, बाकी मतलब सोचिए कि क्या स्थिति हो चुकी है दादा। मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल, हमारा बहुत। हाँ, उत्तराखंड तो ये मतलब देख के बहुत ये मतलब ख़ास तौर पे जो ये ना ये जो आज क्या है एक बुज़ुर्ग आदमी कैसे कहाँ अच्छा वो छोड़िए, बुज़ुर्गों की भी बात छोड़िए अभी कोई एक सपोज़ प्रेग्नेंट औरत है अगर, उसको अगर पेन्स लेबर पेन उठता है, तो लोग देखते रह जाते हैं कि किया क्या जाए, कहाँ जाया जाए? किसी ने एक मतलब ऐसे-ऐसे अनुभव लोग वहाँ बताते हैं अपनी बेबसी के, जो सुन के बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उस जगह में सबसे ज्यादा जरूरी है ये सेहत का और अस्पतालों का बीमारी का डॉक्टर अच्छे डॉक्टर्स का अच्छे अस्पतालों का होना वहां बहुत जरूरी है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि जहां अगर आदमी फंस जाए तो क्या करेगा कहाँ जाएगा अच्छा और कुछ नहीं अगर मौसम ही बिगड़ गया सर्दियों के मौसम में कहाँ जाएंगे आप कहाँ तो जाएँगे? ये इस पे मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं इन पे बहुत काम होना चाहिए और ये अगर मेरी मैं इस बार भी गया था तो मैंने लोगों से यही बात कही कि भाई आप लोगों को इसके लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जगह जगह पे अच्छे अस्पताल लेकिन उनकी भी ये कहना है कि उनका कहना भी ये है कि भाई कोई डॉक्टर कोई टेक्नीशियन यहाँ आने को तैयार नहीं होता है कोई क्वालिफाइड पढ़ा लिखा डॉक्टर तो इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत मैं समझता हूँ बड़ी कष्टदायी बात है कष्टदायी है। हाँ बहुत मैं बताऊँ, कष्टदायी है मेरी मेरी चाची जो है, रियल चाची सहारनपुर रहती हैं, वो पाटिया की है। उन्होंने मुझे हाँ बताया, और वहाँ पर आपको बताऊँ कि पाटिया गाँव के बारे में मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, उनसे आपके बारे में मेरा ज़िक्र हुआ था, और उन्होंने काफ़ी जी, डिटेल आपके बारे में बताई। हाँ क्योंकि कैफ़ियत ऐसा है, इंटरव्यू है, गुफ्तगू है, हाँ जिसमें हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैसेज पूरा जाना चाहिए लोगों तक। ये वो इंटरव्यू नहीं है जिसमें 5 सवाल लिख के जी टेबल पे रख दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम हाँ तक पहुँचे। और सच ये है कि मैं उस कलाकार से आज बात कर रहा हूँ, जो बचपन में अपने पिता की बोली को रेडियो से सुनता-सुनता बड़ा हुआ, और उसके बाद हाँ, उनकी उँगली को पकड़ कर आज हमारे बीच में हिंदुस्तान में उसने कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से हाथ जोड़कर नहीं कहा कि मुझे काम दो। दादा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा ये 53वां शो है दादा। और सचमुच आप जब से शीला शर्मा जी, मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, जिन्होंने आपसे मेरा तारुफ करवाया। वैसे तो आपको जी आज एक बात बताने जा रहा हूँ, मेरे पिताश्री अगर आज होते ज़िंदा, तो सचमुच हाँ आज बहुत खुश होते, क्योंकि मैंने उनको बचपन में एक बात देखी थी, जिस दिन वो रेडियो पौने 9 बजे न्यूज़ शुरू होती थी, और हाँ टुक टुक करके जैसे ही देवकीनंदन जी पांडे जी जी आवाज आती थी, हाँ पिताजी की सर सौगंध खा रहा हूँ सर, कि वो हमेशा कहते थे पांडे जी नमस्कार। और अगर आज मेरे अरे हाँ हाँ, सचमुच जी आप जी सच में बहुत खुशी मैं उनको दे पाता आज, कि आप उनके अंश, आप उनके पुत्र मेरे सामने हैं। आज आपको मैं दिल से नमन करता हूँ। और उस व्यक्ति को जिसके दादाश्री डॉक्टर, आपने डॉक्टर की बात करी, आपके ठीक दादाश्री डॉक्टर जिन्होंने लोगों की सेवा हाँ की है। और जी और दादा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वहाँ से निकल कर अचानक हम्म। फिर लगा कि घर में सब पढ़े लिखे हैं, तो बीएससी, उसके बाद एनएसडी, एफटीआईआई, ये सब चीज़ें जब हुई हैं, थोड़ा बताइए उनके बारे
देखिए क्या हुआ कि पैदाइश तो मेरी उत्तराखंड में ही हुई, काशीपुर में हुई। मेरी जो बुआ थी वो भी डॉक्टर थी, बड़ी बुआ। तो पिताजी से बड़ी थी वो जी, काशीपुर में उनका एक नर्सिंग होम था। जी, और पिताजी उन्होंने कहा कि वो पिताजी को हमारे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि नहीं भई ये बच्चा तो मेरे ही नर्सिंग होम में पैदा होगा और ये है। तो हम काशीपुर में वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और जी, उसके बाद क्योंकि जब ऑल इंडिया रेडियो में पिताजी आए तो फिर हमको सपरिवार मतलब पिताजी को हमारे दिल्ली ही आना पड़ा और वहीं सेटल होना पड़ा जी, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जो मेन था वो वहीं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थे। जी, और उस ज़माने में जब ये था कि हमारे पिताजी पहले रेडियो ड्रामा से ही उन्होंने शुरू किया था। जी, लखनऊ में रेडियो ड्रामा में हिस्सा लेते थे और बड़े अच्छे कलाकार थे। अल्मोड़ा के आज भी कॉलेजेस में उनके बारे में लोग बात करते हैं। मुझे बीच में एक ड्रामा फेस्टिवल में एक बड़ी बुजुर्ग महिला मिली जो कहने लगी कि वो मेरा प्ले देखने के लिए आई थी बरेली में। अच्छा, और उन्होंने जब प्ले देखा तो कहने लगी आज मुझे वो कॉलेज का वो ड्रामा याद आ गया जिसमें तुम्हारे पिताजी ने चाणक्य का रोल किया था। अच्छा, तो अल्मोड़े अल्मोड़े के उस ज़माने के लोग आज भी हमारे पिताजी की वो चाणक्य की परफ़ॉर्मेंस को याद करते रहते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत से नाटक थे जो उन्होंने वहाँ पर खेले थे, जो लोग याद करते हैं। लेकिन आकाशवाणी में समाचार वाचक का जब उन्होंने कार्य सँभाला, तो जी, उसके बाद वो थोड़ी-सी बंदिशें ये भी थीं रेडियो की तरफ से कि आप बाहर एज़ ए फ्रीलांसर काम नहीं करेंगे। जी, कुछ परमिशन लेके कर सकते थे, लेकिन अदरवाइज़ उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से ये था कि आप जी, बाहर काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर अपने बाहर के काम जो थे ड्रामा वगैरह वो कम कर दिए, फिर बंद ही कर दिए ऑलमोस्ट। फिर वो रेडियो से ही मतलब ब्रॉडकास्टिंग में ही जुट गए, हिंदी समाचार डिपार्टमेंट से ही जुड़े रहे। जी, और मैं मेरी परवरिश भी फिर दिल्ली में ही हुई। और तो हम भी बचपन में हमारे पिताजी, उनके छोटे भाई जगदीश चंद्र जी, वो भी बड़े अच्छे राइटर थे और खुद भी बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे। जी, तो जी। घर में एक माहौल सब नाटककारों का ही था। हालाँकि वो सब और क्या था क्योंकि रेडियो ही एक मनोरंजन का माध्यम था उस वक़्त और यह सिनेमा था। जी, बीच में कोई चीज़ नहीं थी। मतलब थिएटर नहीं था, टेलीविज़न तो था ही, दूर-दूर तक पता ही नहीं था उसका। जी, थिएटर भी जो लोग करते थे वो शौकिया करते थे। जी, क प 500 हज़ार रुपए जोड़-जाड़ के एक नाटक कर लिया तो कर लिया, ऐसा हुआ करता था। तो शौकिया लोग नाटक करते थे। बाकी जो मनोरंजन का वास्तव में कोई अगर कोई माध्यम था तो वो रेडियो था और सिनेमा था। जी, जी, पिक्चर देखने लोग थिएटर में जाते थे और रेडियो घर में बैठ के नाटक सुनते थे जी, और बड़े पॉपुलर नाटक हुआ करते थे रेडियो में। और जी, रेडियो के जो ड्रामा आर्टिस्ट थे वो भी बड़े पॉपुलर थे। उनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग, क्योंकि उसमें क्या था कि हम परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन चेहरा नज़र नहीं आता, आवाज़ से ही पात्र को निभाया जाता है। तो ये होता था कि चेहरा दिखता नहीं था, लेकिन आवाज़ें बड़ी वो करती थी कि अरे! ये बड़ा बिलीवेबल बिलीवेबल परफ़ॉर्मेंस है। और वो आवाज़ के बहाव में लोग उसको रेडियो के नाटक में बह जाते थे। तो जब हम परफ़ॉर्म करने गए एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट, मतलब जब 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास में ऐसे छोटे-छोटे ड्रामों में या चिल्ड्रन्स प्रोग्राम होता था, उसमें हिस्सा लेने गए। तो एक कुछ करते-करते एक बड़ा आनंद-सा आने लगा। और एक लम्हा ऐसा आया, जब मैंने ये महसूस किया कि कहीं मेरे अंदर भी जी, इंसानी जज़्बातों को, इंसान के इमोशंस को अ, अभिव्यक्त करने की कहीं मेरे अंदर भी एक प्रतिभा है। जी, जी, मैं जब किसी आदमी के इमोशंस को देखता हूँ, अच्छे, खुशी के या दुःख के देखता था और उसकी बातों को सुनता था, तो उन बातों को घर आके जब मैं रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता था अपने ढंग से, तो मुझे लगता था कि मैं उस पात्र का जो दर्द है या उस पात्र की जो खुशी है, वो काफ़ी कुछ बयाँ कर पा रहा हूँ, जी, ऐसा मुझे लगता था अकेलेपन में। जी, लेकिन अब वो ऐसा मुझे अपने पे विश्वास था कि मैं ये कर पा रहा हूँ। कर पा रहे लेकिन हाँ, लेकिन ये था कि उसको जज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अपने पे जजमेंट खुद ही लेना ये, लेकिन ये था कि एक विश्वास पैदा हो रहा था अंदर ही अंदर। जी, 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 तो जब मैंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया और जब उन पात्रों को अपने आवाज़ के ज़रिए उन पात्रों को निभाना रेडियो नाटकों में शुरू किया, तो
जो हमारे सीनियर थे उस वक़्त के, जो वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर्स थे, कुमुद नागर जी थे, जी, जो जी। अमृतलाल नागर जी जो इतने बड़े जी, लेखक हैं, उनके बेटे थे वो। जी, जी, जी। वो बहुत शुरू के नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए थे। तो अब चूँकि थिएटर में तो इतनी लाइवलीहुड नहीं थी, तो उन्होंने रेडियो का ही जॉब ले लिया था एज़ अ ड्रामा प्रोड्यूसर। जी, जी। और वो बड़े अच्छे, तो मैं उनको उस्ताद कहा करता था अच्छा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और अच्छा। वो मुझसे हाँ, और वो मुझे बहुत एनकरेज करते थे। जब भी मेरी अच्छी परफ़ॉर्मेंस होती थी या कोई भी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती थी, वो इमीडिएटली मुझसे कहते थे कि भई तूने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया है, इसको बस कीप इट अप, ब आगे तरक्की कर, ये कर, बस क्या इसमें बात है! हाँ। वो इतना मुझे वो बढ़ावा देते थे और एनकरेज करते थे। तो मुझे जब जब भी उनकी फिर हर नई रिकॉर्डिंग में जाता था या कुछ और करता था, तो वो खुद 3-4 महीने के बाद कहते थे, "अरे यार! तेरे में तो बड़ा सुधार आ गया यार, बड़ा फ़र्क आ गया।" क्या बात है! तो इससे क्या हुआ, बड़ा उत्साह बढ़ता गया। हुँ। तो जब मेरे पिताजी रेडियो में जाते थे, तो वो सब पिताजी से छोटे ही थे सारे लोग। जी, जी। वहाँ पिताजी ही सबसे बड़े थे पुराने उनमें। तो वो जब जाते थे तो मेरे पिताजी को वो लोग कहते थे, "अरे भाई पांडे जी, कल सुधीर आया था और उसने परफॉर्मेंस की यार, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की। वो तो बड़ा दिन पर दिन इम्प्रूव करता जा रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है।" तो मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी कहते थे, "अरे भई इसे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, ये वो ठीक है, शौकिया करने दो। हाँ, इसे मत कहो कि भई जाके एक्टिंग में ट्राई कर और ये कर।" तो इस तरह का वो रहता था उनका, और मज़ाक भी करते रहते थे। लेकिन क्या था कि इधर ये होता था कि मैं उसको सीरियसली ले रहा था, क्योंकि मैं अपने अंदर वो परिवर्तन महसूस कर रहा था, जी, जी। जो एक बदलाव मेरे अंदर आ रहा था, और कहीं मैं अपने भीतर छुपे हुए कलाकार को मैं पहचान रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं मेरे अंदर जो भाव हैं, मैं उनको दूसरे पात्रों के भावों में बदल सकता हूँ। उन्हीं इमोशंस को मैं पोर्ट्रे कर सकता हूँ। तो ऐसे करते-करते वो मेरी एक जिसे कहना चाहिए अपने आप का एक सीखने का एक तरीका बन गया, क्योंकि और कोई तरीका था नहीं किसी लेकिन दादा मैं प्रॉपर आपसे मेथड। पूछना चाह रहा दादा मैं आपसे पूछना जैसे हाँ। बीएससी अपने आप में बहुत टफ है क्योंकि मैंने भी हुँ, बीएससी किया था, मैथ्स से किया था, हुँ, केमिस्ट्री से किया था, हुँ, अपने आप में टफ है। हाँ, बीएससी के साथ-साथ अपने को इस तरफ मतलब वक़्त देना और मैं हुँ, पब्लिक को आज अपने श्रोताओं को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, शायद कुछ कन्फ्यूज़ हो क्योंकि ये दद्दा मतलब होता है हमारे उत्तराखंड में बड़े भाई को सम्मान देना, राइट, ये शब्द वहीं हाँ, का है और इससे प्यार हाँ, और बढ़ता है और जी, इसीलिए मैं दद्दा शब्द बोल रहा हूँ और हुँ, बीच की जो गैप है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जी, जी, मुझे जी, जी, मुझे जी, जिस तरह से बताया गया शीला जी ने मुझे बताया था और जितने भी हुँ, मेरे श्रोता हैं चाहे संजय मंडलोई जी हैं चाहे पिंटू पिंटू जी हैं जितने भी लोग हैं आज हमारे साथ में हैं मैं बता दूं कि हाँ, आप सचमुच दद्दा शब्द दिल से निकला है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जब बोलूंगा बात करूंगा अरे! ये थैंक यू, सच कह रहा हूं थैंक तो यू, मैं आपको थैंक यू। चरण स्पर्श से कह रहा हूं मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे इंटरव्यू दद्दा शब्द बोलूंगा मेरे अचानक अरे निकला वाह! और मैंने बोल दिया और क्या होता है ये हाँ, जब हाँ, हाँ, होती है और बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बहुत दादा एक बात और कह रहा था कि हुँ, पिताश्री को जब लगा तो ये शेर बड़ा फिट बैठता है कि तेरी पसंद क्या है मुझे ना तू बता हुँ, तेरी पसंद क्या है मुझे ना तू हुँ, बता दरिया में है दरिया में है तो पानी पसंद कर यानी माहौल हाँ, ऐसा बन गया था कि चारों तरफ जब बिल्कुल, कलाकार हो तो पिताश्री को हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो होगा माहौल तो वैसा ही होता है। वो माहौल का ही एक जिसे कहना चाहिए कि पहले तो माहौल का ही असर हुआ, जी उसके बाद वो भीतर एक कलाकार की खोज हुई अपने भीतर। जी जी लेकिन वो माहौल ने उसको बढ़ावा दिया, और ये जानने में मदद की मेरे भीतर के, क्योंकि कोई और बताने वाला तो था नहीं हम्म, कि भई नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा हो कि अगर माँ-बाप ही आजकल जैसे होता है कि ज़रा से भी बच्चे में लोग प्रतिभा देखते हैं, तो माँ-बाप कहते हैं कि चलिए भई इसको ट्राई करते हैं, जी ये जी कुछ करे, वो इस तरह का एनकरेज, लेकिन उस वक़्त ऐसा नहीं था, क्योंकि एक इनसिक्योर्ड लाइफ़ कोई माँ-बाप नहीं चाहता था। तो सब ये चाहते थे कि भैया कहीं पढ़ लिख लो, ये नाटक-वाटक शौकिया करते रहो, एक्टिंग ठीक है, लेकिन जीवन जो है वो किसी सिक्योर्ड जॉब से ही आपका चलेगा। ऐसा एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी और अदरवाइज भी ये एक धारणा बनी रहती थी कि भाई कुछ पढ़ लिख लो, उसके बाद जो करना है करो। तो बिल्कुल यही वजह रही कि जब जब मैंने हायर सेकेंडरी दिल्ली में कंप्लीट किया, तो अब मैं साइंस स्टूडेंट तो था ही, लेकिन क्या हुआ कि आगे पढ़ने का मेरा कुछ प्लान इस तरह से नहीं था कि मैं
एक फर्स्ट ईयर बीएससी के बाद मैं जाना चाहता था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। जी, तब तक क्या हुआ था कि एफटीआईआई जो था, जी, उसको काफ़ी मान्यता मिल चुकी थी लोकप्रियता उसकी और वहाँ हाँ, एक फ़िल्म जगत में मैं फ़िल्म इंस्टीट्यूट पूना जो था, वो उसकी एक पहचान बन गई थी जी, और बड़े अच्छे-अच्छे कलाकार वहाँ से निकल के आए उस वक़्त। जया बच्चन जी थीं, जी, अपना डैनी डैनी शत्रुघ्न डैनी सिन्हा डैनी डैनी साहब, डैनी डैनी साहब हो गए, असरानी जी हो गए। जी, असरानी जी तो वहाँ पढ़ाया भी करते थे, प्रोफ़ेसर भी रहे कुछ समय। जी, और पेंटर जी थे। काफ़ी अच्छे डैनी थे। ये बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार उस वक़्त वहाँ से निकलने शुरू हुए थे। जी, तो एक इंस्टीट्यूट का एक रिकॉग्निशन हो गया था फ़िल्म इंस्टीट्यूट। वरना पहले लोगों का एक ऐसा होता था कि अरे यार ये एक्टिंग एक्टिंग भी कोई पढ़ने की चीज़ है, एक्टिंग तो पढ़ाई जाती है। ये जो एक्टर बाकी एक्टर हैं कहाँ से पढ़ कर आए हैं, हैं कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, ये क्या है? लेकिन क्या हुआ कि जब प्रतिभाशाली लोग वहाँ पर आए, क्योंकि ठीक है अगर हम ये भी मान लें कि भई एक्टिंग उस तरह से सिखाई नहीं जाती, लेकिन पॉलिशिंग तो होती है ना। हर चीज़ की बारीकियाँ ढूँढने के लिए एक शेप इंस्टीट्यूशन दी मदद तो करता है। शेप तो हाँ, दी वो शेप बात ये है कि वो प्रतिभा का बीज आपके अंदर होना चाहिए। जी, जी, वो प्रतिभा आप में होनी होनी चाहिए। चाहिए। उसको निकालना, उसको पॉलिश करना, उसको माँजना, उसमें एक रवानी लाना, उसमें एक इंस्टीट्यूशन एक मदद तो करता है अगर वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ अच्छे आपके पास अच्छे एक्टिंग टीचर्स हैं या तो एक मदद तो ज़रूर मिल जाती है। और वही हुआ जो फ़िल्म इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग उस वक़्त निकले और जिन्होंने अपनी जगह बनाई, उनमें कॉन्फिडेंस था और क्या कहते हैं, एक उनकी अपनी सबकी एक आइडेंटिटी थी। सब में एक एक अलग-अलग झलक थी हर एक्टर में, एक उनकी इंडिविडुअलिटी थी। बिल्कुल सर, तो कोई इस वजह से एक पहचान हाँ, हाँ, हाँ। मतलब लेकिन इसीलिए फ़िल्म लेकिन इंस्टीट्यूट मैं कह रहा था, आपने इतनी हुँ, बात करी लेकिन एक शेर मैं और कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कहते हैं हुँ, मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया हुँ, छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया हुँ, छाँव में और खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता पिता के रूप में। सबसे पहले पाठशाला तो मैं तो कहूँगा पिता थी आपकी, जिन्होंने हाँ, नुक्ता जिन्होंने नुक्ता, जिन्होंने सा और शा सारी बिल्कुल, चीज़ें आपको बिल्कुल। बताई। क्या कहना चाहेंगे उस वक़्त? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हमारे पिताजी जैसे वो एक तो अपने आप में ही वो एक इंस्टीट्यूशन थे। बिल्कुल, चाहे पाठशाला हाँ, बिल्कुल विश्वविद्यालय वो का एक वो हाँ, विश्वविद्यालय है वो। बिल्कुल और उसमें चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो उर्दू हो, जी, उनकी तीनों भाषाओं में उनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी। हिंदी में तो खैर थी ही। जी। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि तीनों भाषाओं में उनका बहुत एक एक वो था, एक कमांड जिसे था कहना उनका, चाहिए कमांड था, कमांड भी थी और एक जिसे कहना चाहिए वो बड़े कंफर्टेबल थे कंफर्टेबल। कि हाँ, चाहे अंग्रेज़ी हो वो भी एफर्टलेस उनके होता था और उर्दू भी, तो कोई उनको ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे क, ख, ग, घ बचपन में सीखता है इंसान, ऐसे ही हम भी जब घर में कभी-कभी अगर कोई गलत शब्द मुँह से निकल जाता था, तो इमीडिएटली टोक दिया जाता था पिताजी की तरफ से कि भई ये क्या क्या है अभी? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या लफ्ज़ है? हैं? ये क्या है? इसमें गलत क्या बोलो तो ये गलत बोलो, हाँ, गज़ल बोलो हाँ, हाँ, गज़ल ये बोलो। श और स वाला तो बहुत ही पहाड़ में अक्सर हमसे हुआ करता पहाड़ था। हाँ। विशेष में हमारा होता ही है। ये तो हाँ, होता ही था। तो वो बहुत एकदम टोक दिया करते थे, कि यार ये क्या भाषा है यार? कितनी गलत भाषा बोल रहे हो। ये क्या है? मेरे को वहाँ जाना है, ये क्या है? मुझे वहाँ जाना है बोलो। इस तरह मतलब ऐसे-ऐसे जो वो निकालते थे जी, कि जी। हमें लगता था यार अरे यार! ये टोक देते हैं हर बात पे। लेकिन क्या था, बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो जो टोक रहे हैं, वो कहीं एक तरह से एक एक मास्टर जो है हुँ, आपको सिखा रहा है बगैर अपने आप को थोपे। तो वो पे कह रहा है अगर ये गलत बोल रहे हो यार, इसको ऐसे बोलो। ये शब्द ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। इसको ऐसे बोलो। ये जुमला ऐसा होना चाहिए। ये मुहावरा ऐसा है। फिर क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उर्दू में भी उनकी पकड़ थी, तो शेर व शायरी के बहुत ज़बरदस्त शौकीन थे। जी, जी, जी। और उसी तरह पोएट्री हिंदी कविताओं के भी वो थे। तो एक उनमें वो एक इस तरह का था कि वो खाली वक़्त में बस या तो कविताएँ पढ़ते रहते थे, कुछ हाँ। उपन्यास पढ़ते रहते थे या शेर व शायरी की किताबें उनके सिरहाने पड़ी रहती थी। दादा अभी वो देख तो रहे होंगे हमको। ये दादा वो हाँ, हाँ, देख रहे हाँ, होंगे आज आज जो बिल्कुल। उनकी बातें आज शायद मेरे
आपके शो में इतनी बातें पिताश्री की हाँ, ना हुई हो, मुझे एकदम हाँ। लगता है ऐसा, तो क्योंकि उनका लगभग उनका एक एक बड़ा वो अक्सर वो जैसे लोग आते थे घर में, अब वो थोड़ा-सा अपना यार दोस्तों के साथ महफ़िल के भी शौकीन थे बहुत, अपना एक रंग जमा रहता था। अच्छा वो रंग जो जमा रहता था, यार दोस्त आते थे, वो भी सब कलाकार ही होते थे। कोई नाटककार है, कोई लेखक है, कोई कुछ है और वो उनका एक घर में माहौल जो बना रहता था। जी, तो और बल्कि वो कहते भी थे, 1-2 लोग थे वो जो अपने कुछ सूफ़ी टाइप के लोग आते थे, "अरे नहीं यार, हम तो ये नहीं पिएँगे, हम ये नहीं करेंगे।" वो तो कहते भी थे। वो एक अ, किसी शायर का, बड़े शायर का शेर है, वो अक्सर वो दोहराया करते थे। कहते जी। थे कि वास्ते ज़िंदगी के कोई रोग पाल, सिर्फ़ सेहत के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती। क्या बात है! क्या बात तो उस उनके इस तरह के बड़े-बड़े जुमले थे और वो मिसालें दिया करते थे। और तो बड़ा एक रौनक लगी रहती थी। तो उसी में वो सिखा भी जाते थे बहुत कुछ। तो जो चीज़ मुझे बाद में बहुत काम आई, जिससे मेरे मेरी जिसे कहना चाहिए कि डायलॉग डिलीवरी हुई या जब कैरेक्टराइज़ेशन को जब निभाना है और शब्दों का उच्चारण, प्रोनंसिएशन जब करना है या कोई ये दूसरी चीज़ वो मुझे इसलिए भी काम आई जी, कि रेडियो जब था, तो मैं रेडियो के अलावा फिर मैंने कमेंट्रीज़ करनी शुरू की। फ़िल्म्स अच्छा, डिवीज़न की जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स होती हैं, मैं हाँ, उसमें कमेंट्रीज़ करता था और इस तरह की मैं बाहर डबिंग फ़िल्मों को डब करना मैंने शुरू किया। तो इस इन तमाम चीज़ों ने ये तमाम चीज़ें मेरे काम आएँगी और इतना काम आएँगी बॉम्बे में जब मैं अपने जीवन की खोज में क्योंकि मैं जीवन को मैंने कभी स्ट्रगल नहीं कहा। मैं जीवन को एक खोज मानता हूँ। जब जी। मैं ये स्ट्रगल शब्द मैंने बम्बई आकर ही सुना कि भाई एक्टर किसी भी आर्टिस्ट से पूछो जो फ़िल्म इंडस्ट्री में है, कि भई वो कहता है कि क्या कर रहे हो? संघर्ष कुछ कर नहीं अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो ये शब्द जो है मैंने यहाँ आकर सुना और इस शब्द से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने गूफी अपने आप को पेंटल कभी जी, स्ट्रगलर कहा ही गूफी पेंट गूफी पेंटल जी आपको देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत उनसे बात हुई थी कल मेरी, तो आपको बहुत प्यार नहीं। करते हैं और उन्होंने कहा था बहुत प्यारा इंसान है आपके बारे में और आपको हाँ, काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। अभी राजीव वर्मा जी वो भी आपके बारे जी, में जी, बता जी, रहे जी, थे। जी। हाँ, हाँ, हाँ। सब आपको बहुत जी, प्यार करने वाले लोग हैं, जिनसे मेरे बातचीत होती रहती है। दादा मैं कहूँ जी, जी। आपसे कि पाटिया से निकल कर काशीपुर, हुँ, काशीपुर से निकल कर मुंबई, ऐसा नहीं लगता हुँ, जैसे धान के पौधे को एक जैसे निकाल कर दूसरी जगह जब रोपा जाता है, रोपने का कारण ये रहता है जी, कि वो अपने आयाम को स्पर्श करे, उसको बीच में गैप हाँ, मिलता है, उसको बढ़ने की जगह मिलती है। ऐसे ही आप हाँ। एक देवभूमि से निकलकर अपने हुँ, कामयाबी हुँ, के लिए स्थान परिवर्तन करने के बाद आपने खुद जैसे पानी गंगा अपनी जगह से निकलकर पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बहती है, उस तरह से आप हुँ, देवभूमि से निकलकर मुंबई तक पहुंचे, जहां पर जिसे कहते हैं पत्थरों का शहर, लेकिन वहां भी आप पानी की तरह बहते चले गए। मैं तो यही हुँ, कहूंगा आपके लिए एक बहुत बेहतरीन शेर मुझे याद आ रहा है कि ना हम सफर से किसी हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का काटा है हम ही से निकलेगा। हुँ, आपने वो काम मुंबई में किया है, क्या कहेंगे हुँ। मुंबई की इस शैली के लिए? भाई क्या मुंबई देखिए क्या है कि अब जहाँ तक सिनेमा जगत का सवाल है ये इंडस्ट्री जो है फ़िल्म इंडस्ट्री जी, ये बॉम्बे में ही रही शुरू से। यही यहीं उसकी नींव पड़ी और यहीं ये इंडस्ट्री बड़ी हुई, फली-फूली और पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा फ़िल्में हमारे देश में बनती हैं जी, और ये सब कुछ मुंबई में ही हुआ। जी, तो ये ज़ाहिर है कि जिसका भी अगर एक जिसकी भी इच्छा हो कि मुझे सिनेमा में जाना है, तो चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो, उसे आना मुंबई ही पड़ेगा। मुंबई आना ही अब आप पड़ेगा। किस हाँ, कोई उसका और दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा भी आपको इस शहर में आकर अपने नसीब को आज़माना पड़ेगा और उसमें कुछ हो गया तो हो गया वरना फिर वापस जाना पड़ेगा। वापस ये जाना एक हुआ करता था। क्या है कि भई आप जा रहे हैं, भई क्या चलो भई एक ट्राई मार के आते हैं, ऐसा भी होता था। पड़ेगा। कुछ लोग कहते थे यार ये ज़रा देखें यार थोड़ा-सा एक ट्राई मार आते हैं। जी, जी, तो जी। कुछ लोग ट्राई मारने आ जाते थे। अब कुछ लोग कहते थे नहीं यार हमें तो करियर ही इसमें बनाना था। हमें जैसे मैं था अब हमने सोच तो लिया था कि अब एक्टिंग को ही करियर बनाना है, यही व्यवसाय होगा और इसी में जो करना है वो आगे हम करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब हमारा कुछ ऐसा तो यहाँ कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं थी जैसे आपने कहा ना कि
पौधे को दूसरी जगह ले जाके रखा जाता है, रोपा जा वो तो ये तो क्या हुआ, पौधा खुद ही चल के आया अपनी जगह बनाने की, अपनी क्यारी ढूँढने क्या के बात लिए है, क्या बात कि है। कि कहाँ कहाँ हम फिट बैठेंगे, ये खुद ही ढूँढना पड़ा इस पौधे को। तो जब यहाँ आए तो पौधों जब पौधा पहुँचता है तो एक उसके लिए एक पूरा चारों तरफ एक जंगल है और जंगल में छोटे से पौधे को आके अपनी जगह बनाने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो जंगल कितना विशालकाय दिखता होगा बिल्कुल सही है। और वो जंगल में कितनी घबराहट भी होती होगी जी, जी, जी। और इस तरह का। लेकिन वो अब आ ही जाते हैं क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि इन्हीं पत्थरों से होकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अरे वाह! क्या बात है। और केकड़े भी है सर, वहाँ तो केकड़े भी है। हाँ, अब पकड़ अरे बहुत 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 कुछ है। तो एक और ये तस्वीर हमने सिर्फ सुनी ही थी, कभी देखी नहीं थी। जी, तो जब हम बस इतना फ़र्क है कि हम दिल्ली से घर से पढ़ने के बाद पढ़ाई-वढ़ाई बीएससी ग्रेजुएट होने के बाद ये नहीं किया कि चलो भई हम ट्राई मारते हैं और घर छोड़ के हम चले आए बम्बई कि जी। भई देखेंगे क्या होता है। वो नहीं किया। इतना ज़रूर किया कि एक फ़िल्म इंस्टीट्यूट जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक रिकॉग्नाइज़्ड इंस्टीट्यूट हो गया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस वक़्त जी, जी। कि मैं फ़िल्म इंस्टीट्यूट जाऊँ या नेशनल तो स्कूल्स ड्रामा। ऑफ ड्रामा दिल्ली का। जी, जी। तो अब चूँकि मैं दिल्ली में तब तक थिएटर भी करने लगा था, तो मुझे सभी लोग जानने लगे थे थिएटर में भी। जी, और तो नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा जो था वो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। वो वहीं क्योंकि दिल्ली में ही थे हम और लोग मेरे काम से वाकिफ़ भी हो गए थे। तो वहाँ एडमिशन इतना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। जी, लेकिन फ़िल्म इंस्टीट्यूट जो है जी। वो एक चूँकि हमारे शहर से बाहर दूसरी जगह और फिर उसमें हमारे टाइम में क्या था कि क्योंकि मैंने फिर पिताजी का मान रखने के लिए, उनका मन रखने के लिए मैंने सोचा कि अब ग्रेजुएशन पूरा कर ही लेते हैं। क्योंकि आखिर में जब वो माने, तो वो यही कहकर माने कि यार चल यार अब तूने सोच ही लिया कम से कम यार ग्रेजुएट तो हो जा। तो मैंने कहा यार मैंने कहा क्या होगा ग्रेजुएट? अरे हो जाए यार अभी क्या है नौकरियाँ-वोकरियाँ जो भी आगे मिलती हैं, सब जगह एक ग्रेजुएट का ठप्पा होना चाहिए। हाँ, तो सही एक कहा। ठप्पा ले ले, एक ठप्पा लगा ले और हुँ, फिर देख जो करना है तुझे। मैंने कहा भई अब पिताजी का मान रखना है तो एक ठप्पा लगा ही लेते हैं ग्रेजुएशन का, हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने वो बीएससी कंप्लीट की उनका मन रखने के लिए। जी। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो 3rd डिवीज़न में ही की होगी। क्योंकि तब तक इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। देखिए, मैंने वो कहा ना खाली बस बीएससी एक बहुत टफ है और उसके साथ में सब करना बहुत टफ हो हाँ, जाता हाँ और मैं तब तक वो था कि पढ़ाई का मतलब वो था कि दिशा तय हो चुकी थी दिमाग में, है। जी, जी, जिसमें उस अध्ययन का कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था। लेकिन वो डिग्री का था जो पिताजी चाहते थे कि एक ग्रेजुएट की डिग्री लग जाए, तो वो डिग्री लगवा ली मैंने खैर। डिग्री लगवा के फिर मैं कुछ समय के लिए दिल्ली थोड़ा-सा फ्रीलांसिंग काम करता रहा, रेडियो करता रहा, तब तक मैंने थिएटर भी करना शुरू कर दिया था। फिर हमारे टाइम में प्रोटोटाइप टीवी भी शुरू हो गया था जी, 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 72, 73 में 1-1 घंटे के लिए शाम को दिल्ली से शाहदरा और ऐसे गाजियाबाद तक एक 25 किलोमीटर के दायरे में अच्छा, टीवी आता था। उसमें भी कुछ एकांकी होते थे, तो जी, उसमें भी हमने ऑडिशन दिया तो वहाँ भी सेलेक्ट हो गया था, तो वहाँ भी मैंने कुछ ड्रामे करने शुरू किए। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं कॉलेज जाता था, वो बीएससी का जो आखिरी मतलब 3rd ईयर कर रहा था, तो उस वक़्त तक कॉलेज में ये था कि लोग टीवी के नाटक-वाटक थोड़ा देखने लगे थे। पहचान तो 2-4 नाटक मेरे हो चुके थे तब तक। अच्छा। तो ये था कि कॉलेज में एक ये हो गया कि अरे भई ये तो कलाकार ही है, ये तो यहाँ पर डिग्री लेने आया है, जाएगा तो ये वही। तो दादा तो प्रैक्टिकल में तो अच्छे नंबर मिल गए होंगे उसके, क्योंकि सर पहचानने लगते हैं कि इमेज बन जाती है। हाँ, बल्कि एक हमारे टीचर थे वो मैथमेटिक्स के थे और मैथमेटिक्स में तो मैं बहुत ही कमज़ोर था। तो योगी साहब थे, वो बड़े बहुत ही हँसमुख टीचर थे। जी, तो वो मुझसे कहते थे कि यार सुधीर तुम ज़रा-सा यार मतलब ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आते हो क्लास में, लेकिन कभी-कभी आ जाया करो, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। और तो कभी-कभी वो मुझसे और उस ज़माने में भी मुझे बहुत शेरो शायरी का शौक था, तो वो कहते हैं, "यार कुछ अच्छा शेर सुना दो, कुछ और सुना दो, कोई कविता सुना दो, कोई डायलॉग सुना दो यार।" तो ऐसे टीचर्स के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और क्योंकि वो जानते थे कि और क्योंकि मैं उसको अच्छा कॉलेज के प्रोग्राम भी मैं कंपेयर किया करता था जब एनुअल प्रोग्राम होता था तो इस वजह से कॉलेज में काफी मैं पॉपुलर भी हो गया था उसके बाद फिर जैसे जब एफटीआई मैंने ज्वाइन किया
क्योंकि ये था कि ग्रेजुएशन कर चुका था, तो हमारे टाइम में पहले एफटीआई में रिटन टेस्ट नहीं होता था। अच्छा, पहले ये होता था कि आप अप्लाई करते हैं और सीधा आपको ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था शॉर्ट लिस्ट करके। अच्छा, अच्छा। लेकिन हमारे टाइम में क्या हुआ कि रिटन टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अरे! अच्छा। हाँ, तो अब हमने कहा यार ये रिटन टेस्ट कहाँ से डाल दिया इन्होंने। अभी मैं अच्छा, और ऑडिशन का तो मुझे बिल्कुल भय नहीं था। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मुझे ऑडिशन में तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं कर लूँगा, ये मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन वो रिटन टेस्ट का थोड़ा जब वो डाला गया तो मैंने कहा यार ये हमारे टाइम में क्या डाल दिया इन लोगों ने। तो मैं कहा देखते हैं क्या करें, किसी से पूछा क्या है, कुछ नहीं, उन्होंने कहा मामूली है, जनरल नॉलेज वगैरह का कुछ आएगा, थोड़ा सा लिटरेचर लिटरेचर दो चार ऐसे सवाल आएंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये है थोड़ा सा छटनी हो जाए इस वजह से इन लोगों ने किया है, बाकी ऑडिशन जो पास हो जाएंगे ऑडिशन में तो जाएंगे। तो खैर एनीवे वो हमने कहा चलो अब ये है, अब अगर ये भी दे तकदीर देते में हैं। लिखा होगा जाना तो हो जाएगा। तो रिटन टेस्ट देने गए हम लोग, वहां गए तो पर्चा पूरा दिया और उसके बाद देखा मैंने पर्चा तो आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, हो गया। लेकिन जब तक रिटर्न का टेस्ट का जब मतलब रिजल्ट ना आ जाए और कॉल ना आ जाए ऑडिशन की, तब तक ऐसी घबराहट रही कि भाई क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या है। तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा के लिए शुरू कर दिए और ये सब। लेकिन फिर एक दिन जो है पोस्टमैन लेकर आया खबर कि भैया जी आप मिठाई खिलाइए। मैंने कहा क्या हो गया? कहता नहीं आपका कुछ आया है, रिजल्ट आया है। तो मैंने कहा खोल के देख लिया क्या? कह रहा है हाँ वो असल में वो तो किसी ने बोला ये रिजल्ट, तो खोल दिया था उसने, तो उसने अच्छा, देखा था आप बोला। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो उसने मिठाई मांगी, कुछ पैसे मांगे, उसको बख्शीश वख्शीश दी और फिर मैं वो लेटर लेके ऑडिशन का पिताजी के पास आया। अरे! इत्तेफाक से उस दिन घर पर ही थे। तो कहने लगे क्या हुआ भाई, कोई रिजल्ट? मैंने कहा हाँ आ गया है और ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। तो कहने लगे अच्छा, तो दिखा जरा क्या बोला। तो उन्होंने दिखाया, तो उसमें वो पैसेजेस जो डायलॉग्स थे, मतलब जो सीन्स थे, 3-4 सीन्स भेजे थे। उसमें तीनों सीन्स थे, अलग-अलग सीन्स थे। वो जो तैयार करने थे और बाकी आपको जो अपना तैयार करना। तो मैंने वो सीन पढ़ लिए थे तो पिताजी को दिखाए। तो उसमें 2 सीन्स अलग थे और एक शेक्सपियर का था। मार्क एंटनी की स्पीच थी, शेक्सपियर की। तो कहने लगे इसमें से तू कौन सा तैयार करने वाला है? तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया था कि मैंने कहा मैं ये पीस तैयार करूंगा। तो कहने लगे यार ये शेक्सपियर क्यों नहीं करता यार, ये तैयार कर। तो तब मैंने देखा कि एक वो जो लव एंड हेट रिलेशनशिप होती है ना, कि हाँ, उनके भीतर का कलाकार कह रहा है कि यार ये शेक्सपियर कर तू ना तैयार, सही है। तो ये क्यों नहीं कर रहा है? तो मैंने कहा कि देखिए क्या है, शेक्सपियर, हम बाबूजी बोलते थे, हमने कहा देखो बाबूजी, शेक्सपियर तो सब तैयार करेंगे। जो भी आदमी अपना थिएटर वेटर का वो कहेगा नहीं यार मार्क एंथनी की स्पीच तैयार करते हैं, तो ज्यादातर लोग यही तैयार करेंगे। मैं वो तैयार करना चाहता हूँ जो सबसे कम लोग करेंगे, हाँ, या गुड। जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। देख ले यार, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी स्पीच है, और ये क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर के सारे नाटक खेले हुए थे, तो वो पढ़ा भी था उन्होंने शेक्सपियर। तो मैंने कहा नहीं मैं तो ये करूंगा। कहने लगा अच्छा ठीक है जैसी तेरी मर्जी। से करके मैंने तैयारी वारी कर ली, पुणे चला गया, ऑडिशन दे दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। क्या बात है! सेलेक्ट हो गया तो पिताजी को मैंने वहां से फोन किया, वो तब तो ट्रंक कॉल का जमाना था, जी, जी। फोन बुक करके बैठे रहिए, जी, 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 जी। आधा आधा दिन निकल जाता था। सिक्के तो डालिए है, और सिक्के डालिए। हाँ, बैठे रहो अपना पोस्ट ऑफिस में जाके। तो वहाँ एक पुणे में पोस्ट ऑफिस था, वहां जाके बैठ गया मैं और कॉल बुक कराया। मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, वो हो गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ। तो उनको खुशी तो हुई, उन्होंने कहा कि जो कुछ इसने किया है, अभी जैसा तक चाहा अपने ढंग से किया है। और क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आप तो आईएनबी मिनिस्ट्री में अगर किसी से जस्ट एक अगर ऑडिशन से पहले अगर कुछ कह दें कि भाई मेरा, उन्होंने कहा खबरदार अगर मुझसे कभी ये बात की। ये कहने सच्चे लगे सच्चे खबरदार। सच्चे उत्तराखंड के सच्चा सपूत। हाँ,
कहने लगे, खबरदार अगर तूने कभी ये इस तरह की सिफारिश और ये बात कर दो मेरे बारे में, ये कला, ये कोई वो नहीं है, सही ये है। आर्ट का मामला है भाई, आर्ट में कुछ नहीं है सिफारिश वगैरह, तेरे अंदर अगर है काबिलियत तो तू करेगा, नहीं है तो नहीं। इसमें से ये मेरा कह देना कहाँ से आ जाता है? वो बड़े नाराज हुए थे, बाप रे! तो फिर उसके बाद कभी ज़िक्र ही नहीं छेड़ा। तो उनको ये खुशी हुई कि इसने जो किया, वो अपने अपने तरीके हिसाब से किया, अपने तरीके से किया और जैसा इसने चाहा वैसे ही तैयार किया। तो वो एक उनको सुकून मिला, लेकिन वो घबराहट बनी रही कि भई क्या होगा यार, पास होके निकल भी आया तो बम्बई जाके क्या करेगा? कोई जान-पहचान कुछ नहीं, सिनेमा एक अलग वर्ल्ड है और कैसे वहाँ बनेगी, लाइफ़ कैसे बनेगी? और फिर कभी-कभी कहते थे, "कुछ तूने अपने आप को कुछ समय दिया है कि इतने समय तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करूँगा?" तो मैंने कहा, "नहीं, मैंने तो ऐसा कोई समय अपने आप को दिया नहीं है और मैंने ये भी नहीं सोचा है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा?" तो नहीं शब्द मैं अभी तक तो सोच नहीं रहा हूँ। जब मैं ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, फिर क्या अंदर होगा और फिर क्या ऊपर वाला दिशा दिखाएगा, ये बात की बात है, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं सोचा। तो वहाँ से पास आउट होकर आ गए। आने के बाद जो होता है, इतनी नगरी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक पौधा जो है जंगल में आ जाता है और जंगल में अपनी क्यारी पत्थरों के ढूँढता है। शहर में, पत्थरों के कहाँ शहर कहाँ हाँ, कहाँ जाके बैठें, क्या करें, ये वो। अब वो इतना बड़ा शहर, अच्छा और लिमिटेड धनराशि कि कहाँ जाएँ, कैसे करें? अच्छा ये भी तय कर लिया था कि भई कुछ न कुछ कमाई का साधन जुटाना पड़ेगा। और यहाँ देखा कि काम के लिए जो है, काम का तो कोई एक डेफ़िनेट तरीका है नहीं। तो सही है। यहाँ जो अपने आप को स्ट्रगलर कहते थे या जो मैंने बताया कि एक स्ट्रगल शब्द यहाँ सुनने को जो मिलता था, वो तो यही कहते थे कि अरे भाई, अपनी-अपनी तस्वीरें लेके प्रोड्यूसरों के दफ्तरों में जाओ, उनको बताओ कि एफटीआई से तुम निकल कर आए हो और तुम एक्टर हो, एक बार हमें ट्राई करो, एक मौका दो। अच्छा, मैं अक्सर ये सोचता रहता था कि तस्वीर देखकर कैसे कोई कह पाएगा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ? तस्वीर तो बड़ी मतलब एक तस्वीर देख के ये कह सकते हैं कि हाँ, ये स्क्रीन पे ठीक लगता है, ये प्रेज़ेंटेबल है या इसमें कैरेक्टर नहीं है। दादा मैं तो ये कहूँ कि तस्वीर देख के आप सिर्फ मॉडलिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगिंग तो के बस लिए, एक्टिंग के हाँ, लिए हाँ। मॉडलिंग एक्टिंग के लिए मैंने अच्छा मेरा ये कभी भी विश्वास नहीं हो पाता था कि इस बात पे नहीं हो पाता था विश्वास कि ये तस्वीर देख के कैसे कोई हुँ, समझ जाएगा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। अच्छे एक्टर के लिए तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो कोई ऑडिशन करे या आपका कोई कहीं काम देखे। तो अब ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या किया जाए? जब मेरा ये विश्वास पूरा हो मतलब पक्का हो गया कि नहीं यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कि भई ये प्रोड्यूसरों के दफ्तरों में जा रहे हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तस्वीरें लेके जा रहे हैं। फिर भी मैंने कहा कि शायद मेरे मन में ये संकोच है, इसको थोड़ा दूर करते हैं क्योंकि क्या है, एक चीज़ तब भी नहीं थी, वो चीज़ आज भी नहीं हो पाई। वो है सेल्समैनशिप। अपने आप को एक प्रोडक्ट मानकर मार्केट में बेचना, वो काबिलियत मेरे पास ना तब थी, ना आज है। जो बहुत कुछ भी ये सफ़र गुज़रा, वो सिर्फ़ मेरी काबिलियत से, मेरे काम को काम देखकर काम मिला, बस। मैं अपने आप को मार्केट नहीं कर पाया। वो एक कमज़ोरी मेरे अंदर रही है, या ये कह लीजिए वो दादा मैं बताऊँ आपको मेरे शो में विष्णु शर्मा जी आए थे और हाँ, योगी हाँ। जी आप जानते होंगे सभी को। तो हाँ, हाँ, बहुत अच्छी। विष्णु शर्मा जी ने मुझसे कहा सतीश मैंने क्या हुआ कि मुंबई में आया मैंने आवाज़ को हुँ। बेचा अपनी, खुद को बेचा। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, विष्णु जी वग़ैरह हम सब लोग जब रिकॉर्डिंग करते थे, वॉइसिंग करते थे, जी, जी, तो मैं क्या हुआ जब आया तो मुझे समझ में रेडियो आर्टिस्ट तो था ही, मुझे मालूम था। जी। तो मैंने कहा भैया ये फ़िल्मों का जब सिलसिला होगा तब देखा जाएगा। पहले कुछ एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको जिस कमरे में रह रहे हो उसका किराया देना है, 2 वक़्त की खाना खाना खाना, खाना है, रोटी खानी है, कम्यूट करना है, रेंट ट्रैवल करना आना-जाना है। सब चीज़ें, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा भई मेरे पास एक ही ऑप्शन था। वो ये था कि भई मैं अपने जो मेरे रेडियो अप्रूवल्स थे एज़ अ ड्रामा आर्टिस्ट क्योंकि मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट था दिल्ली में भी। तो मैंने दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो से अपने आर्टिस्ट के जो अप्रूवल थे, बॉम्बे ऑल इंडिया रेडियो मंगवा लिए। क्या बात टेलीविज़न के जो मेरे अप्रूवल थे वो बॉम्बे मंगवा है! लिए। ऐसे मैंने सब जाके सारे अप्रूवल्स यहाँ मंगवा लिए। यहाँ बॉम्बे में जाता था तो ज़्यादातर लोग दिल्ली रेडियो से भी आए हुए थे, सब जानते ही थे। उसमें जब मैं टीवी में गया तो मैंने देखा कि बहुत से दिल्ली में जो ड्रामा प्रोड्यूसर्स थे वो यहाँ आ गए। कुछ वो अदला-बदली होती रहती थी क्योंकि जी, गवर्नमेंट का है।
तो एक सेंटर से दूसरे में जाते रहते, ये तो सही है। तो वहां परिचय हो गया। तो इस तरह से मैंने रेडियो में वॉइसिंग करना शुरू किया। बाद में यहाँ पर हमारे एक पूजनीय थे, मेरे पिताजी के बिल्कुल छोटे भाई जैसे थे वो, और रेडियो के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उनका नाम था विनोद शर्मा जी। अच्छा। विनोद शर्मा उस वक्त की बहुत नामी आवाजों में से जी, थे। जी, 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 जी। मतलब जिन दिनों ये तीन चार लोगों का बोलबाला था। अशोक वाजपेयी और ये जब थे देवकीनंदन पांडे जी थे, तो वहाँ पर हाँ, हाँ, नहीं, ये यहाँ बॉम्बे में, अच्छा बॉम्बे बॉम्बे के। में अच्छा। विनोद, हाँ, बॉम्बे में विनोद शर्मा जी, जो पहले ऑल इंडिया रेडियो में ही थे। जी, 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 जी। वो बाद में बॉम्बे आ गए थे, और बाद में जब विविध भारती शुरू हुआ, तो वो यहाँ पर बहुत बड़ा उनका नाम हो गया था रेडियो एडवर्टाइजिंग में, और बड़ी मशहूर। उस जमाने में 3-4 मशहूर आवाजें थी। अमीन सयानी तो थे ही, जी। और उसके बाद ये विनोद शर्मा जी, और एक ब्रिज जी थे। जी, जी। तो ये 3-4 बड़ी फेमस वॉइसेस थी, जो उस वक्त यहाँ रेडियो एडवर्टाइजिंग में रूल कर रही थी ऑलमोस्ट। तो उसमें विनोद जी मेरे बड़े आदरणीय थे, मेरे पूजनीय थे। मैं उनको बिल्कुल अपने पिता समान ही मानता था, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ बिल्कुल बहुत घनिष्ठ संबंध थे। जी, जी। तो उन्होंने मुझे और लेकिन वो भी अपना, जैसे हमारे पिताजी बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रिक्ट काम में कि भाई वो भी उसी टाइप। तो हुँ। जब मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी थोड़ा-सा रेडियो, मैंने अपने अप्रूवल यहाँ मँगाए हैं, लेकिन मैं ये प्राइवेट में जो आप रेडियो कमर्शियल्स करते हैं, इसमें मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो कहने लगे, यार देख, तू देवकी का बेटा है, मेरे भाई जैसा है देवकी, लेकिन लेकिन वो बेटे-बेटे के नाते मैं काम नहीं दूँगा तुझे। तो उन दिनों उनका रेडियो में बड़े पॉपुलर प्रोग्राम चल रहे थे 2-3 रेडियो कमर्शियल्स। जी, जी। वो ड्रामा ड्रामा प्रोग्राम्स थे वो, जो उन दिनों आया करते थे, स्पॉन्सर प्रोग्राम कहते थे उनको। जी, जी, जी। तो कहने लगे, यार मैं तुझे ऐसे काम नहीं दूँगा कि तू वो उनका बेटा है करके। मैं सुनूँगा पहले, तो देखूँगा है क्या, क्या नहीं है, कुछ मादा है कि नहीं, उसके बाद करेंगे बात। ये ठीक है, वैसे तू आ, चाय पी, खाना खा, वो सब ठीक है। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बिल्कुल, मैं कौन-सा आपसे कह रहा हूँ मुझे ऐसे ही दे दीजिए। आप सुनिए मुझे, मैं ट्राई कीजिए। फिर उन्होंने एक दिन मुझे अपने स्टूडियो बुलाया वर्ली में। रेडियो जेम्स एक स्टूडियो था, उसमें सब ये रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो मैं पहुँच गया, और सुबह बुलाया। उस दिन पूरे दिन रेडियो प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स थी वहाँ। बाकी बहुत आर्टिस्ट आए हुए थे। वहीं मेरा पहला परिचय उस ज़माने में, मेरा जगजीत सिंह जी तब नए-नए आए हुए थे, तो उनके साथ मेरा परिचय पहली बार विनोद अच्छा। शर्मा जी ने वहीं कराया, उसी स्टूडियो में मैं पहली बार उनसे मिला था। तो अब वहाँ पहुँचे, अब वो उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, कहने लगे, बैठ ज़रा, ये रिकॉर्डिंग देख ज़रा थोड़ा-सा, ये सब होता है। मैंने कहा, मालूम है मुझे, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं। मैंने कहा, ठीक। फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट्स पकड़ा दी, 4-5 वैरायटी, ये है, एक कॉमेडी, एक सीरियस, एक रोट, एक नरेशन, प्लेन, 5-6 वेरिएशन उन्होंने मुझे हाथ में पकड़ा दिए, बोले, ये तैयार कर। अभी ये जब रिकॉर्डिंग होगी ना, लंच टाइम में, फिर मैं तेरे तेरे पोर्शन से रिकॉर्ड करके फिर देखता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैठा रहा, सुनता रहा सब। उसके बाद लंच टाइम हो गया, बाकी लोगों ने खाना-वाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अब आ जा तू माइक्रोफ़ोन पे। मैं माइक्रोफ़ोन पे चला। तैयार कर लिया, कौन-सा करेगा पहले? मैंने कहा, जो आप बोलो। अच्छा चल वो वाला कर। मैंने शुरू किया। इस तरह से मैंने वो जो जितने 4-5 उन्होंने मुझे वैरायटी दी थी, वो मैं करता रहा, वो पूरा सुनते भी रहे। और अच्छा। आखिर में आए, वहाँ रिकॉर्डिस्ट साहब भी जो थे, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्डिस्ट थे। तो दोनों आए, और मुझे कहने लगे, एक्सीलेंट यार बेटा, जीते रहो। क्या तो बात मैं है। वैसे भी उनके पाँव छूता ही था। तो मैंने कहा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए ये। तो कहने लगे, ठीक है, अभी देखते हैं। उसके बाद मैं वहाँ, मेरा सिलसिला काम का रेगुलर हो गया। जी, जी। मुझे वो बुलाने लगे, फिर मुझे रेगुलर वहाँ प्रोग्राम मिलने लगे। इस तरह से रेडियो कमर्शियल्स और इस चीज़ में, वॉइसिंग में, तो वहीं जो आपने बताया, विष्णु जी भी हुँ। वहाँ मिलते थे, और सब लोग मिला करते थे। इवन मुकेश खन्ना भी वहाँ कभी-कभी आया करते थे रिकॉर्डिंग के लिए। तो काफ़ी लोग उस टाइम, जो हमारे टाइम में ही आए हुए थे लोग थे, वो सब यंग थे उस ज़माने में, तो सबसे वहीं मुलाकात हो जाती थी। इस तरह से क्या हुआ कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन गया कि भाई ठीक है, चलिए यार, ये एक अ, खर्चा पानी निकलने लगा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार, अब ये रेडियो तो ठीक है, अब जो बेसिक इच्छा वो एज एन एक्टर थी, उसका क्या करें? तो फिर मैंने उसी दौरान थिएटर में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और मैंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो इप्टा। आईपीटीए, इप्टा, हुँ। इप्टा जो है, इप्टा मुंबई,
उसमें मैंने इंटरेस्ट लिया और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उसी दौरान कुछ अच्छे नाटकों की कास्टिंग चल रही थी, उनमें मुझे रोल मिल गया। फिर मैं इस तरह से इब्ता से जुड़ गया, जहाँ तक कल थिएटर का कलंक सवाल। कलंक जिसका मतलब कलंक के बारे में ज़िक्र करूँगा आपसे। कलंक, हाँ, वो कलंक का तो वही मैं वहाँ पर आ रहा था, इस तरह से आ रहा मैं वहाँ पर आने वाला था क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जब ये लगा कि भई प्रोड्यूसर्स के यहाँ जाना मैं जैसा मैं बता रहा था कि मैंने हाँ, एक बार सोचा कि छोड़ो यार संकोच रहने देते हैं, ट्राई मारते हैं। तो हाथ में कुछ 8-10 तस्वीरें लेके मैं फेमस में पूरी वो मंडी थी पूरी, एक प्रोड्यूसर, दूसरा प्रोड्यूसर लाइन से वहाँ ऑफिसेज़ थे प्रोड्यूसर्स के, फेमस महालक्ष्मी। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं। ये तस्वीरें थी जेब में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, नॉर्मल सी थी, मैं कोई ग्लैमर वाला आदमी था नहीं। तो कैरेक्टर रोल्स में मेरी दिलचस्पी थी और मुझे गलतफ़हमी कोई थी नहीं। तो वो तस्वीरें मैं लेके चला गया, मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं जिस पहले ही ऑफ़िस में जिस ऑफ़िस में मैं घुसा, उसमें कहने लगे जी हाँ, कहिए क्या है? मैंने कहा देखिए मैं सुधीर पांडे मेरा नाम है और मैं तब तक मुझे 1 साल हो चुका था बॉम्बे। जी। वो साल मेरा ये रेडियो की सब ये रोज़ी-रोटी के को पक्का करने में मेरा निकल गया था। 76 में मैं पास आउट होकर आया था, तो 76, 77 एंड हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा कि देखिए साहब ऐसा-ऐसा है, मैं एक्टर हूँ और एफटीआई से मैंने पास आउट किया है और कैरेक्टर रोल्स में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लायक कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप बताएँ या फिर अरे भई अभी तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन होगा, कुछ आगे होगा देखेंगे। तस्वीरें लाए हैं क्या? तो मैंने कहा, "हैं, कुछ तस्वीरें हैं, दीजिए।" तो तस्वीरें मैंने एक तस्वीर उनको ऐसे दिखाई, उन्होंने देखी, अच्छा ये छोड़ जाइए, फ़ोन नंबर लिखा है पीछे? मैंने कहा, "हाँ सर।" "रख जाइए, ये रख जाइए।" रख दी, बाकी हाथ में रख ली मैंने और मैं बात करने लगा उनसे। बात करते-करते उनकी टेबल के नीचे जो डस्टबिन पड़ा था, उस डस्टबिन पे मेरी नज़र पड़ गई। ओह गॉड! नज़र पड़ी, तो उसमें देखा वो सब एक्टरों की फाड़ी हुई तस्वीरें उसमें फेंकी हुई। तो मैं समझ गया भई मेरी भी तस्वीर का यही हाल होना है। याद होने वाला है। हाँ, तो वो सामने पड़ी थी तस्वीर, मैंने उनसे कहा एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए। मैं नहीं, ये छोड़ जाइए आप। मैंने कहा नहीं, रहने दीजिए, ये मुझे मालूम है इसका क्या होगा। हश्र क्या अ, होगा? हाँ, मैं उठाई वो मैं चला गया। बस वो मेरा किसी प्रोड्यूसर के दफ्तर में समझिए पहला और आखिरी ही मौका था। अच्छा, हाँ, बस मैं फिर कहीं कहीं गया ही नहीं। तो मैंने कहा कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसे होगा भी नहीं और वो मेरा विश्वास भी था, जैसा मैंने आपको कहा ना कि कैसे मुझे देख के तो तस्वीर देख के कैसे कोई कह देगा कि मैं एक्टर हूँ, मैं चला जब तक मेरे अभिनय को नहीं देखेगा। बिल्कुल सही। तो क्या हुआ, जो ये कलंक वाली बात आपको मैं बता रहा था, वो ये है कि बॉम्बे दूरदर्शन में एक नाटक मैंने खेला, उसका नाम था कलंक। जी। वही 78 के करीब बात है। इस ये हादसे के बाद की बात। हुँ, तो वो नाटक में 2 ही पात्र थे। मेरा मेन कैरेक्टर था, एक दूसरा एक्टर भी थे। तो वो हम उस प्ले में 2 कैरेक्टर और ये जो टेलीविज़न प्ले हैं, ये तो बाकायदा रिहर्स होके वन गो में शूट होते हैं, स्टेज प्ले की तरह। तो यहाँ पर अपने डायरेक्टर थे शर्मा अपना, तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी थे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने मैं वो जो कास्ट किया हुआ था, उससे पहले भी एक प्ले मैं उनके साथ कर चुका था, तो मुझे बहुत लाइक करते थे एज़ एन एक्टर, बहुत मानते थे। तो मैंने उनके साथ वो प्ले किया, रिहर्सल की और वो बाकायदा शूट हुआ और टेलीकास्ट हुआ। टेलीकास्ट हुआ तो जिन-जिन लोगों ने देखा क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करता था, लोग देखते थे, जी, जी, ड्रामा कभी आता था तो देखते थे, एक ऑडियंस थी। मैं समझता था शायद कोई देखता नहीं है, देखिए लेकिन कहीं भी जाते थे, बस में बैठे, ट्रेन में चढ़े या उस ज़माने में जैसे कहीं भी गए तो लोग पहचान जाते थे। अरे! आपका नाटक देखा हो टीवी बहुत अच्छा नाटक है। तो वो मेरा जो नाटक था कलंक, उसमें मेरा कैरेक्टर भी बहुत दमदार था और चूँकि ऑलमोस्ट वन मैन शो जैसा ही था, मेरा ही सेंट्रल कैरेक्टर, तो वो और ज़्यादा नोटिस हुआ। और बात आई गई हो गई, काफ़ी तारीफ़ हुई उसकी। आम इंसान का रोल था आपका, एक पुलिस वाला, एक हाँ,
एंकर उनका। हाँ, हाँ। और वो क्या हुआ, दूरदर्शन में भी उस बहुत एप्रिशिएट हुआ। जी। उसके बाद करीब महीने भर के बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि मैं लॉज में रहता था, चेंबूर में एक कमरा ले रखा था मैंने, और वहाँ एक टेलीफ़ोन, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग काम के लिए आप कुछ भी कहो, एक टेलीफ़ोन ज़रूरी होता था। ज़रूरी होता है। मतलब ये होता था आप कहीं भी रहें, टेलीफ़ोन होना चाहिए। हुँ। आप रीच में हो ना, मतलब आपको कॉन्टैक्ट कर सकें लोग। यस, जी, जी। तो उस ज़माने में तो लोग चाय वाले के यहाँ, सिगरेट की दुकान पे, पब्लिक बूथ पे न दे देते थे नंबर, वो बुला देते थे आपको, ऐसा सब होता था। इब्तिदा बताऊँ मैं तो आपको, अरे बड़ा अच्छा याद आ गई कि ऋतुराज हाँ, जी मेरे शो में आए थे, पहले पहले एपिसोड में वही थे, ऋतुराज जी हाँ, काफ़ी। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, जब वो बता रहे थे जब मेरा कॉल आने वाला था, तो मैं एक वो दुकान थी, तो वहाँ पर फ़ोन था, तो वो उसको फ़ोन हाँ, लोगों से करवा देता था। लेकिन मैं हाँ, हाँ, तब आके मेरा कॉल आने वाला था कि इतने बजे कॉल आएगा मेरा, कि उससे हाँ, टीवी के उससे। हाँ, और तो बोले अब मैं क्या कहूँ उससे? तो मैंने कहा उससे मेरी हाँ, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आने वाला, प्लीज़ मेरे को किसी को हाँ, फ़ोन मत करवाना यार, जिससे बात करवाना है जल्दी करवाना। तो बोले वो वक़्त हाँ। था, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो ऐसा ही होता था और लोग अपने कर लेते थे, क्योंकि टेलीफ़ोन बहुत ज़रूरी था, जी, जी। क्योंकि आपको बुलाएँगे कैसे? कोई भी, जिसने भी बुलाना है। तो ऐसे ही रेडियो, जैसा मैंने बताया कि रेडियो में जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा था, तो वो फ़ोन बहुत काम आता था। वहाँ पर एक मैनेजर बैठा रहता था, उसको एक डायरी पकड़ा दी थी, वो नोट कर लेता था मेरी एब्सेंस में कि जिसका फ़ोन आया था, लिख लेता। तो ख़ैर एनीवे, ये एक फ़ोन आया मुझे, और दूरदर्शन, वो एक किसी आदमी का फ़ोन आया। तो सरदार जी थे, क्वात्रा जी, तो कहने लगे, "ओ सुधीर पांडे जी बोल रहे हैं?" मैं कहा, "हाँ जी।" "अच्छा, ये कित्थे रहिंदे हो तुसी?" मैं कहा, "जी, ये चेंबूर में एक लॉज है, वहाँ रहता हूँ।" "लॉज? लॉज में रहते हो?" मैंने कहा, "हाँ जी, लॉज में रहते हैं अभी, अब क्या करें? जहाँ जगह मिली वहीं रह रहे हैं, अब क्या।" "अच्छा, अच्छा।" तो होता है ना, जैसा कि अरे मतलब ये कहीं ऐसे ही रहते हैं वाला। तो अच्छा, मैंने कहा, "आप कहाँ से बोल रहे हो?" "अरे साहब, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, दुलाल गुहा जी।" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और मैं उनके ऑफ़िस से बोल रहा हूँ। सो ये उन्होंने मैनू कहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ज़रा कॉन्टैक्ट किया जाए, ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ नंबर दूरदर्शन तो लेके आया।" मैंने कहा, "अच्छा, ठीक है, बहुत।" तो मैंने कहा, "बड़ा अच्छा किया।" तो ਉੱਥੇ दूरदर्शन तो मैनू नंबर मिला। अच्छा, मैं सोचा ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ है, तो लॉज में रह रहे हो? हाँ जी, लॉज में ही रह रहा हूँ। तो अब कह रहे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ਉਹ शुरू-शुरू ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ है, किथे भी जगह। मैंने कहा, हाँ जी, वही है, चक्कर वही है। तो फिर कहने लगे, अच्छा, अच्छा, आज आ सकते हो, शामी की कर रहे हो? मैं कहा, कुछ नहीं, खाली बैठे हैं, आ जाओ। अच्छा, अगर बांद्रा आ जाओ, पाली हिल, ਉੱਥੇ दुलाल बुआ जी ਦੇ ਘਰ आ जाओ। मैं कहा, ठीक। मैं घर पहुँचा, और उन्होंने कहा, मैंने पाँव-वाँव छुए दुलाल दा के। मैं कहा, दादा नमस्कार। मैं, बैठो, बैठो, बैठो। अरे! तुम किधर का है रहने वाला? मैं बोला, जी मैं तो उत्तराखंड से हूँ, पला-बड़ा मैं दिल्ली में हूँ, और अब एफटीआई से पास आउट होके 1 डेढ़ साल हुआ आया हूँ। ओह! अच्छा, अच्छा, थिएटर भी करते हो ना? मैंने कहा, हाँ, थिएटर। आह! अच्छा एक्टर हो तुम, अच्छा एक्टर हो। मैंने कहा, आपको कैसे माल कहने लगे, भई देखो ऐसा है, मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मेरे बेटा प्रोड्यूसर है, और मैं डायरेक्ट करूँगा, और मिथुन चक्रवर्ती उसमें हीरो हैं। क्योंकि उन्होंने उनको, मिथुन को प्रमोट किया था दुलाल दा ने, जब वो कलकत्ता से आए थे। तो वो मिथुन उनके बच्चे जैसे ही है। तो मिथुन हीरो है, और ये रंजीता जी हीरोइन हैं, राखी जी भी हैं, अमजद खान साहब भी हैं। ये सब कास्ट है। एक रोल बहुत अच्छा रोल है, और उसके लिए हम सोच रहे थे कि किसी पॉपुलर एक्टर को देखें क्या है। लेकिन मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, मुझे लगा एक नया लड़के को क्यों नहीं ट्राई करें। मैंने कहा, दादा देखा कहाँ? तो कहने लगे तो कहने लगे, अरे वो दूरदर्शन में तुम्हारा नाटक आया था ना, तो कलंक, क्या बात है! क्या अभी बात है! 1 महीना पहले। मैं बोला, हाँ, वो देखा मैं, और उसके लिए मैंने तुमको बुलाया, और रोल रोल ऑफर कर रहा है, तो करोगे? टाइम है? तो मैंने कहा, सर रोल के, फ़िल्म के लिए, अच्छे रोल के लिए इंतज़ार है, और तो बिल्कुल करेंगे। ऐसे मुझे वो पहली फ़िल्म मिली, धुआँ,
उसका नाम था धुआं। हम्म, और बाद में फिर मुझे बिठाया दादा ने वहां पर थोड़ी देर, बैठो बैठो अभी तुम कर रहा है हमारी फिल्म। फिर उन्होंने मेरे बारे में, फिर पिताजी के बारे में भी उनको जब पता चला तो कहने लगे अरे ओ हो, कहने लगे अरे फिर तो आप तो बिल्कुल फैमिली, मतलब तुम्हारा, तुम तो एक आर्टिस्ट फैमिली से ही हो। मैं बोला हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम्म, फिर वो बड़ा उन्होंने प्रेज किया, फिर मुझसे कहने लगे कि उस दिन वो शाम को नाटक आ रहा था, एक कहीं पार्टी में जाना था, तो घर के बाकी मेंबर तैयार हो रहे थे, मैं तैयार हो चुका था। और जब तक तैयार हो रहे थे बाकी लोग, मैं ऐसे ही सोफे में बैठ गया, मैंने टीवी ऑन कर दिया। टीवी ऑन किया तो उसी वक्त ये नाटक शुरू होने वाला था। नाटक शुरू हुआ, नाटक शुरू हुआ और मैंने नाटक देखना शुरू किया। वो कहने लगे, मैं शुरू से ही उसमें एनग्रॉस हो गया। मुझे लगा अच्छा, कि ये कुछ है। तो मैं एकदम, मेरी पूरा पूरा ध्यान उसमें चला गया नाटक पे और तुम्हारी परफॉर्मेंस। क्या तो बात है, कहने लगे इस बीच घर के मेंबर तैयार हो गए थे। सबने कहा चलो चलो अभी हम रेडी हैं, चलो। अब कहने लगे नहीं अभी रुको, मैं ये पूरा देखूंगा। क्या बात है सर, क्या बात उन्होंने पूरा नाटक, ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई। है। सर तब मैंने किस्मत कहा उनके साथ किस्मत जो देखिए सर, मैं कि ईश्वर ने मतलब ये पूरा करवाया, मतलब पूरा खेल। नहीं तो कहाँ बताइए। होता है कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, नहीं, वो, और वो नाटक देखने ना बैठते तो क्या होता? कुछ भी नहीं नहीं। देखते तो निकल जाता। तो ये चीज़ है। फिर उन्होंने, बल्कि देखिए उनका एक उनका बड़प्पन देखिए। उन्होंने ये जो कौसा जी, जो सिद्धार्थ जी मैं बता रहा हूँ, इनको दूरदर्शन भेजा अच्छा, और उनसे कहा कि यार वो बताना, उनको ये नाटक आया था, इस नाटक में एक एक्टर था, ये वो, उसको उसका फ़ोन नंबर और पता लेकर आओ और फ़ोन नंबर लाओ और हम बात करेंगे कि कौन है ये, क्या है। उनको ये नहीं बोलना। देखिए आप एक बड़े आदमी का एक बड़प्पन देखिए और एक कंसर्न देखिए। वो जो मैं आज भी नहीं भूलता, आज वो नहीं रहे, लेकिन मैं मेरा दिल जानता है कि उन्होंने कहा कि मैंने वो जब इनको दूरदर्शन भेजा और आपके नाम का टेलीफ़ोन नंबर मंगवाया कि भई ये कौन एक्टर है, इसका नाम पता करो, ये नंबर है, कहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। तो कहने लगे मैंने इससे एक बात बोली कि वो पूछेंगे तुमको क्यों चाहिए नंबर, कहाँ से आए हो? तो ये मत बताना कि मैं फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस से आया हूँ। अच्छा, क्योंकि आजकल, हाँ, वो इसलिए, उनको इसलिए मत बताना क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं, जब किसी को फ़िल्म के ऑफ़िस से ऑफ़र के लिए बुलाया जाता है, तो हर आदमी खुश नहीं होता। तो हो सकता है तुम्हें कोई सही बात बताए ना। तो उनको ये मत बताना, उनको बोलना खाली हमें नाम और ये वो बता दें तो दादा कि ये मैं कितने कह बड़े। रहा था कि जैसे अभी फिर उसके बाद जैसे आपने कहा दलाल हुआ, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे, जब ईश्वर ने सोच लिया था कि मेरे प्यारे बड़े भाई को इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक मुकाम देने का, तो सलीम जावेद साहब आ गए और क्या कहेंगे? हाँ, बस उसी वक़्त क्या हुआ, उसी टाइम की बात है। जी, धुआँ और ये शान, जी, दोनों ऑलमोस्ट साथ-साथ ही। साथ-साथ। उसके बाद क्या हुआ, मैं इप्टा का नाटक कर रहा था और एक नाटक था, बहुत पॉपुलर नाटक हुआ था, बकरी। जी, जी, इप्टा बताइए। का बड़ा पॉपुलर नाटक था और तब पृथ्वी थिएटर नया-नया बना था। जी, जी। तो पृथ्वी थिएटर की एक ऑडियंस बन रही थी, लोग नाटक देखने आ रहे थे, फ़िल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग वहाँ पे नाटक देखने आते थे। तो सलीम जावेद साहब भी वहाँ नाटक देखने आए हुए थे, ये हमारा बकरी प्ले देखा था। तो बकरी प्ले हमारा उन दिनों इतना पॉपुलर हुआ, कुछ कहने की हद नहीं। अच्छा, हाँ, तो उसमें बहुत लोगों ने वो नाटक हमारा देखा। तो ये जावेद साहब ने उनको बहुत पसंद आई मेरी परफ़ॉर्मेंस, ये वो, तो उन्होंने मैं उनसे मिला और ये वो। तो मैंने कहा कि देखिए कभी कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो बताइएगा और ये। तो वहाँ शायद वो रमेश सिप्पी साहब के यहाँ कास्टिंग चल रही होगी कुछ, उन्होंने कहा कि भई एक बहुत अच्छा एक्टर है, आप उससे मिलिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि रमेश सिप्पी साहब से हमने बात की है, वहाँ तुम जाके मिलो। तो उस बीच उन्होंने मेरी बात उनसे की और इस बीच रमेश सिप्पी साहब से भी कहा कि आप भी जाके नाटक देखो, बड़ा अच्छा नाटक है, अच्छा, वेब देखो। क्या बात है। हाँ, तो वो भी देख चुके थे। अमिताभ बच्चन साहब भी देख चुके थे। अरे वाह! क्या बात है। हाँ, वो नाटक इतना पॉपुलर था, बहुत बकरी लोगों ने, मतलब उस टाइम में वो बकरी नाटक लगभग सभी लोगों ने देख लिया था। जी, जी, जी। तो फिर वो वहाँ उनसे परिचय हुआ, तो उस वक़्त वो कास्टिंग चल रही थी उनकी शान फ़िल्म की, तो मुझसे कहने लगे काकाल के कोई साथ उस में। शक्ति, एक्चुअली कास्टिंग चली थी शक्ति की। अच्छा, क्योंकि शान की तो शूटिंग करने वाले थे। तो शक्ति में उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर के लिए फाइनल किया और उन्होंने कहा कि देखो मैं अभी तो शान में बिज़ी हूँ और जब तक ये, तब तक बीच में जब
ये शक्ति शुरू होगी, तो आप ये कैरेक्टर करना। मैंने कहा ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, ये शान के जो कैरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि बुला लिया, आप ये भी कर लो। अच्छा। तो मैं हाँ, तो मैं थोड़ा-सा रिलक्टेंट था, वो उस तरह वो वाले कैरेक्टर्स करने में कि यार ये फिर ऐसा होता है, ठप्पा लग जाता है, उसी तरह का हो जाता है। तो मैं उस तरह के कैरेक्टर्स करने में बहुत दिलचस्पी मेरी नहीं थी। मैंने कहा चलो वेट कर लेंगे, बाद में कुछ। फिर क्या हुआ, जावेद साहब से भी मेरी बात हुई, मैंने कहा इस तरह का कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कोई कोई नुकसान नहीं, कर लो, एक ग्रुप बन जाता है, कोई बड़े डायरेक्टर के साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर लीजिए। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो हुँ। मैंने कर लिया वहाँ पर, और वो किया, तो एक तरह से क्या हुआ कि रमेश जी के साथ बड़ा अच्छा संबंध बन अच्छा गया, शुरू हो गया। और अच्छा एक चक्र भी अंडरस्टैंडिंग भी तो हो मिली गई। ना आपको, तो चक्र 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 भी शुरू की पिक्चर चक्र करके। हाँ, लेकिन उसमें कोई खास नहीं था, कुछ मेरा था नहीं ज़्यादा। जो जो कंसीव किया हुआ था वो था नहीं, फिर वो हुआ नहीं, वो रोल वैसा निकल के नहीं आया। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने ये शान कर ली, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर फ़िल्मों का सिलसिला शुरू हो गया, और छोटी-बड़ी सब तरह की फ़िल्में करने लगा, क्योंकि ऑप्शन था नहीं कोई। ऐसा नहीं था कि भई किसी बड़े ब्रेक के लिए मुझे वेट करना है, क्योंकि किसी ने ऐसा प्रॉमिस तो कर नहीं रखा था कि भई आपको लॉन्च करेंगे या आपका कुछ। जो भी आता जा रहा था, काम से देख के काम आ रहा था, तो मैं लेता जा रहा था। तो उसमें लेकिन दादा मुझे एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन ये क्या था कि इंडस्ट्री में जब आप आए, इम्तिहान हुँ, पहले दिन से शुरू हो गया, जितने रोल आपको मिले, जहाँ तक मैंने आपकी मूवी को देखा है, जितना आपको हुँ, आत्मसात किया है, जितना आपके बारे में हुँ, स्टडी मैंने किया है, शायद हुँ, मैं बताऊँ दादा कि ये 53वां शो है, सभी कलाकार एक ही बात कहते हैं, सतीश तुम पढ़ते बहुत हो, इंटरव्यू क्योंकि हाँ, मैंने देखा है लोग लेते हैं, लेकिन मेरा कहना दादा जितने भी रोल आपने किए हैं, वो आपकी हाँ, उम्र से बड़े रोल थे और उनकी उम्र से हाँ, बड़े रोल करना वो जो जिस उम्र में हम पहुँचे ही नहीं है, उसकी अदाकारी हाँ, मतलब क्या बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नमन करता हूँ, इसके लिए कि आपने हाँ, सच में एक एक नई परिभाषा गढ़ी है मतलब इंडस्ट्री को। शायद अकेले हाँ, आप हो कि आपने हर रोल को अपने से देखिए अनुपम खेर के बारे में अगर मैं ज़िक्र करूँ, तो उन्होंने 1-2 रोल किए हैं, उसके बाद फिर वो अपने ओरिजिनल उम्र में आ गए थे। लेकिन हुँ, आपने दादा जितने भी रोल किए, अपनी उम्र से आगे बढ़ के रोल किए, क्या कहेंगे? हाँ। कुछ ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ शुरू से ही, जो मैंने बताया, ये शुरू की जो धुआँ वगैरह छोड़ दीजिए, उसमें मेरा सेम एज ग्रुप था। जी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे-धीरे जो मुझे कैरेक्टर्स मिलने लगे, वो थोड़े से एल्डरली कैरेक्टर्स और फादर के इस तरह के कैरेक्टर्स मिलने लगे। तो अब जैसा मैंने कहा कि मेरे पास चॉइस तो कोई थी नहीं, और मैं इस तरह पे बिलीव भी नहीं करता था कि मुझे जिसमें भी थोड़ा-सा भी, अगर छोटा कैरेक्टर भी है, अगर मुझे उसमें ऐसा लगता था कि अगर मैं एक अपनी एक अभिनेता की झलक उसमें छोड़ जाऊँगा उस कैरेक्टर में, तो मैं वो कर लेता था अपने करेक्ट। जजमेंट से। जी। और दूसरा कि भई और जैसा मैंने बताया, कोई दूसरे ऑप्शन भी नहीं था, जी, 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 कि जी। ऐसा नहीं था कि भई मैं वेट करता जा रहा हूँ और मेरे लिए कोई फ़िल्म लिखी जा रही है और मुझसे कहा जा रहा है कि साहब आप कुछ और मत कीजिए, हम आपको लॉन्च करेंगे या हम जी, आपको ये रोल देंगे। जी, जी, ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं। वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने आपको बताया ना, जी, कि जी, वही होता है। जी, जी, लेकिन उसमें कुछ इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि ये इस तरह की चीज़ें होती रहीं, जिसमें मैंने अच्छे बैनर्स में छोटे रोल किए, छोटे बैनर में बड़े रोल किए, ऐसे सब चलता रहा सिलसिला। जी, 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 वो क्या हुआ कि जब मैंने 86 में, जी, जब सीरियल्स का दौर आया, जी, पहले तो सरकारी ये दूरदर्शन में ही शुरू हुआ, जी, जी, हम लोग भी हमारे श्याम मनोहर जोशी जी ने ही लिखा हुआ था, जी, वो जी। भी हमारे पर अपनी लल्लू जी भी आ चुके थे दादा मेरे शो में। हैं? लल्लू जी भी आ चुके हैं मेरे शो में। अच्छा, अच्छा। हाँ, और वो भी आ तो चुकी है अपना रेणुका ईरानी भी जी आ चुकी है मेरे शो में। अच्छा, आपको भी अच्छा, अच्छा। शुभकामनाएँ उनसे दादा। हाँ, तो वो जब टेलीविज़न का वो दौर आया, हम लोग हो चुका था, फिर जब बुनियाद की कास्टिंग हुई और जब रमेश सेठी साहब ने मुझे बुनियाद में कास्ट किया, जी, बुनियाद की कामयाबी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये जो आप मुझसे कह रहे हैं कि एल्डरली और फादरली कैरेक्टर, वो कैरेक्टर इतना लाला इंटरेस्टिंग गेंदामल, था। लाला गेंदामल। हाँ, लाला गैदर। उस कैरेक्टर को करने के बाद वो जो एक दादा वाला जो एक जिसे कहना चाहिए कि लोगों को ये लगा कि नहीं, ये इतना कन्विंसिंग और ये कैरेक्टर जो इन्होंने किया है, तो उसके बाद कुछ मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स ज्यादा मिलने लगे। जी, जी। बुनियाद के बाद फिर प्राइवेट चैनल्स जब आए, फिर मैंने एक सीरियल किया था अमानत, अमानत जी, जी, जी। जिसमें जिसमें मैं 7 बेटियों का बाप था।
जी, 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 जी। वो वो तो बहुत ज़बरदस्त कामयाब। आपका हिट था। मुझे अब भी याद है जिसमें कि कभी-कभी आँसू आ जाते थे और मतलब देखने के बाद बड़ा गंभीर वो सब्जेक्ट भी बहुत प्यारा था उसमें। बहुत अच्छी चीज़ें थी जो सीखने वाली थी और हुँ, उसमें दादा आपका जैसे गोला बारूद आई, उसमें आप इंस्पेक्टर बने, फिर काला हाँ, बाज़ार आई, एक भ्रष्ट अधिकारी बने, हाँ, काला बाज़ार है। खूनी पंजा आई, इसमें माली बने थे आप और मतलब हाँ, हाँ, ये जो चीज़ें आपने की है बिल्कुल उस समय बिल्कुल नायाब थी और उस समय जो आपने जिस तरह से पकड़ा है जिस तरह से हाँ, पकड़ा है ये वो सचमुच देखा जाए तो इंडस्ट्री में आपने जो खुद क्योंकि निर्णय आपका तो गॉडफादर मैं शब्द यहाँ ले रहा हूँ गॉडफादर जो हाँ, इंडस्ट्री में फेमस है कि उसके गॉडफादर हुँ, उसके आपका तो कोई गॉडफादर था ही नहीं जो भी आपको कुछ भी करना था नहीं। वो खुद ही करना था सच कुछ हाँ, आपका हाँ, जो ये डिसीजन था उस बिल्कुल। डिसीजन के बारे में ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि आप ये जो चीजें थी जो डिफरेंट थी वो लिए हैं आपने वो वो तो थोड़ा मुझ में ऐसा रहा कि मैं जैसा मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास कुछ बहुत ऑप्शंस थे नहीं और ये हुआ कि जिस जिस जो भी कैरेक्टर होता था, चाहे वो उसकी लेंथ कम है, ज़्यादा है, लेकिन जिसमें भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इसमें थोड़ा-सा कहीं एक अपना एक छाप छोड़ सकता हूँ या मैं इसमें अपनी जो प्रतिभा है, वो एक अलग से मैं निकाल के ला सकता हूँ। तो वो मैं खुद अपनी इंट्यूटिव उससे कर लेता था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जैसे ये था कि एक तरह से मैं कहूँ कि टेलीविज़न का जो दौर आया ना, वो क्योंकि तब तक सिनेमा में मैं एज़ एन एक्टर थोड़ा-सा निराश तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये होने लगा था कि यार अब थोड़ा-सा एक कुछ बड़ा बड़ा मिलना चाहिए। बड़ा मिल रहा हाँ, एक हंगामेदार कोई चीज़ मिलनी होनी चाहिए। लेकिन अब हो कैसे वो तो काम से ही है होगी। दिल मैं तो मांगे वैसे मोर पता है दिल मांगे जैसा मोर मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग तो मैं कर नहीं सकता था। दिल मांगे मैं मोर इंतज़ार ही कर सकता था और ये सोच सकता था कि भई जो ऊपर वाला है, जो मुझे यहाँ तक लाया है, वही शायद कुछ दे। आसमान बहुत बड़ा है हाँ, तो मैंने कहा कि वो फिर लेकिन वो हुआ नहीं। तो थोड़ी बहुत ये समझ लीजिए 87, 88, 89 के बाद थोड़ा-सा मुझे सिनेमा में कुछ ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, अभी बात बन नहीं रही है, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिर क्या हुआ उसी वक़्त से टेलीविज़न का दौर शुरू हो गया। प्राइवेट तो चैनल एक होता है कि एक एक होता है कि कुछ लोगों के लिए जिसमें मैं अपने को भी अगर शामिल करूँ तो गलत नहीं होगा कि जो टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम बनकर आया कि मेरे जैसे एक्टर जो चाहते थे कि सिनेमा में हमें उस तरह के किरदार मिलें, उस तरह की वैरायटी करने को मिले वो वो टेलीविज़न में मिली, है ना? जी, 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 क्योंकि टेलीविज़न में मैंने एक से एक बेहतरीन किरदार, एक से एक अलग-अलग किरदार मुझे निभाने को मिले। चाहे ऐसे कॉमेडी के किरदार साथ जो चाहे मैं के साथ बहुत बड़ा ज सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप आए। बहुत हाँ, मैंने जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अमानत जब किया था तो मैं उसमें 7 बेटियों के बाप का कैरेक्टर मैंने किया था। जी, वो वो इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर था और वो करीब साढ़े 4-5 साल वो सीरियल चला था। जी, जी, उसके कैरेक्टर में इतनी खूबसूरती थी उस कैरेक्टर में। एक तो इमोशनल कैरेक्टर था पूरा और दूसरा एक उस कैरेक्टर में करुणा भी थी। वो एक कैरेक्टर था जो जिसने 7 बेटियों को का बाप अकेला माँ थी नहीं, मतलब बच्ची बेटियों की जी, माँ जी, नहीं थी, बीवी मर चुकी थी पहले, पार्टीशन हो चुका जी, था जी, और इंडिया ये आ गए थे मिठाई की दुकान। तो इसने सातों बेटियों को बाप की तरह और माँ की तरह दोनों तरफ पाला था। दोनों। तो एक बाप की कठोरता नहीं कहूँगा, बाप का डिसिप्लिन, बाप का एक वो बाप की इज़्ज़त और माँ की ममता और करुणा, संस्कार। दोनों उस कैरेक्टर में समाई हुई। जी, जी, जी। और उसको करने का मुझे इतना आनंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी मैं उस कैरेक्टर को जब याद करता हूँ, तो मुझे वो क्षण याद आते हैं जब मैंने बहुत बेहतरीन सीन उसमें किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि टेलीविज़न में मुझे एक के बाद एक फिर सब अच्छे एक मैंने कॉमेडी किया था जो आज भी पता नहीं जो उस टाइम के लोग हैं मुझे बहुत लोग मिलते हैं। उसका सोनी का चैनल का वो शो था, ये शादी नहीं हो ये सकती। शायद हाँ, वो कॉमेडी शो था, बहुत ज़बरदस्त शो था। उस शो से सोनी चैनल जब लॉन्च हुआ था तब है। सतीश कौशिक ने कंसीव किया था और उसी ने डायरेक्ट भी किया। जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त वो टोटल कॉमेडी था। उसके बाद फिर उसके बाद तो फिर बहुत शोज़ आए अभी ऑफ लेट ससुराल गेंदा फूल मेरा बहुत पॉपुलर शो था और हम 7-8 हैं बड़ा पॉपुलर था और क्या कहते हैं
बहुत शोज उसके बाद मेरे बड़े पॉपुलर, और जिसमें बहुत मुझे वैरायटी करने को मिली। तो जो चीज मुझे सिनेमा में उस वक्त करने को, जो मेरा दिल था, या मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिनेमा में करने को मिले बड़े पर्दे पे, वो चीज मुझे, वो वैरायटी मुझे छोटे पर्दे पे मिली। मैं तो यूँ मैंने कहा कहूँ ठीक है। मैं यूँ कहूँ कि कलाकार जो जीना चाहता था, उसको वो छोटा हाँ, पर्दा, उसने उस कलाकार को जीने का पूरा आसमान दिया कि तुम यहाँ पर हाँ, आओ और अपने रंग बिल्कुल, बिखेरो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुम्हें हाँ, दबा के रखा है। तथा मैं आपको एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, शायद मैं आपके दिल के और करीब आ जाऊँ दादा, आपके चरणों को स्पर्श करते हुए एक बात पूछना चाह रहा था कि ये हुँ, कैफ़ियत है और कैफ़ियत में हमेशा उन चीज़ों को उकेरने की कोशिश होती है, जो लोगों के दिलों तक पहुँचे। दादा जी आपको कैसा लगता है जब एक 800 फ़िल्मों किया हुआ है कलाकार, जिसने 200 फ़िल्में की हैं, जिसने 400 फ़िल्में की हैं, जिसने कोई एपिसोड में अपने को फर्स्ट आया है, उसने जीता है, उस कलाकार को यदि वहाँ पर एक 3 कागज़ दिए जाते हैं और मोटा चश्मा लगाया वो कलाकार 70-80 उम्र में होता है और वो जो ऑडिशन के लिए 25 साल के बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं आप ऑडिशन दो, दादा कैसा लगता है वो? हुँ, हुँ। क्या कहेंगे उस वक़्त के बारे में? जब ये किसको? होता है, जो आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है दादा? हाँ, हाँ। नहीं कि देखिए क्या है, अभी पूरा चलन बदल गया है। जी, अभी जो कैरेक्टराइज़ेशंस हैं वो सब चेंज हो गए हैं। जी, सिनेमा काफ़ी कुछ रियलिस्टिक हो गया है। पात्र बड़े रियलिस्टिक हो गए हैं, और एक्टर्स भी बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स जो हैं, वो मैदान में आए हुए हैं और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। हुँ, हुँ। और वो हुआ इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने में जब कास्टिंग होती थी, तो बड़ी एक सेट माइंड की कास्टिंग होती थी। हीरो-हीरोइन तो वैसे भी वो चॉकलेट चेहरे होते थे, जी, जी, जी। ग्लैमर वाला भरा होता था। सपोर्टिंग एक्टर्स में भी एक सिंडिकेट होता था, वही लोग होते थे, वही विलेन, वही वो होता। तो जब से ये रियलिस्टिक सिनेमा का जो चलन आया है, अब जो आया है, हुँ, हुँ। वो उसमें क्या है, एक तो परफॉर्मर चाहिए। कैरेक्टर्स जो है वो बड़े ऑथेंटिक लगे, ऐसा चाहिए। देखिए उस ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं, मतलब थे ही नहीं। लोग अपने वैसे ही अपना, अरे उसको ले लेते हैं, वो अच्छा ये परफॉर्म जो ऐसे। ये जो शो पूरा अब क्या देखने वाले गूफी भाई, ये पूरा शो देखते है? हैं गूफी भाई, गूफी पेंटर जी, सबसे पहले हाँ, शायद हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर वही होंगे महाभारत में जो थे, हाँ, शायद हाँ, हाँ, वहीं से हाँ। शुरुआत हुई बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, हाँ। जी, और जी, अब तो क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर अपने आप में एक प्रोफ़ेशन हो गया है, प्रोफेसर बन गया, अब ज़रूरी बाकायदा, बाकायदा। कि कास्टिंग डायरेक्टर्स अब जो हैं, वो फ़िल्म का हिस्सा हैं। हिस्सा है। जी, तो जी, ये, हाँ, तो ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है इसका, ये तो आई थिंक एक तरह से तो अच्छा ट्रेंड है। जी, लेकिन उसमें ये होता है कि क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से ही आपको कास्टिंग करनी पड़ती है। हुँ, अनलेस डायरेक्टर को आप पे इतना पूरा भरोसा है, उसे मालूम है कि मैं इनकी कैपेबिलिटी जानता हूँ, इनकी काबिलियत जानता हूँ, ये क्या, जो जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो ये जी, बिल्कुल देंगे। जी, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि चेहरा कैरेक्टर को सूट करता है, लेकिन वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए ऑडिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो वो एक तो ट्रेंड के चेंज होने के साथ-साथ ये तब्दीलियाँ आई हैं, जो कि आनी है, ज़रूरी है। नहीं दादा मैं थोड़ा-सा आपको और करीब ला रहा हूँ, मैं आपको सारे हुँ, एग्ज़ाम्पल भी दे रहा हूँ। देखिए, आज सुनील पाल जी अपने आप में लॉफ्टर शो के विनर हैं हुँ, स्टार प्लस के। अगर हाँ, उनके हाँ, पास एक फ़ोन आता है अभी चौथे हुँ, सीज़न के लिए कि आप आइए हमारे शो में, लॉफ्टर शो में हुँ, और हुँ, उसके आप वहाँ पर आके अपना उसने कहा अच्छा मुझे आना है, आऊँगा, तो क्या मुझे हुँ, क्या करना है? और सुनील पाल सोचते हैं मुझे जज बनाएँगे, सोचिए आप। और जो मेरे शो में ओह! पूरा वाक़या बताया उन्होंने मुझे मेरे शो में। तो मैंने सोचा हाँ, मुझे जज बनाएँगे। तब उन्होंने कहा कि ये फलाँ आपके जज होंगे, आप परफ़ॉर्म करेंगे। तो मैंने उससे हुँ, पूछा, क्या आपने ज़िंदगी में हुँ, कभी टीवी देखा है? मैं हुँ। विनर हूँ फर्स्ट सीज़न का, सुनील पाल, आप वहाँ फ़ोन लगा के कह रहे हैं कि मैं वहाँ प्रतिभागी बनूँ, उसमें पार्टिसिपेट तो दादा नहीं, ये तो हाँ, और दादा और ये मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बीरबल जी मेरे शो नासब में आए थे। बीरबल जी भी आए थे कौन? मेरे बीरबल जी। बीरबल। हाँ, हुँ, तो दादा आपको बताऊँ कि वो बैठे हैं 3 कागज़ उनको दिए गए हैं और उनको वो आँखें मल रहे हैं बेचारे, इतना मोटा चश्मा लगा हुआ उनकी आँखों में और वहाँ पर हुँ, योगी राज मेरे मित्र जो मेरे शो में आ चुके तो योगी राज देखते हैं जब बीरबल जी को, तो उससे कहते हैं, "ये मालूम है कौन है? ये विश्वविद्यालय है, ये पाठशाला है, 800 से ज़्यादा फ़िल्में करा हुआ आदमी है ये। आप इसका हुँ। ऑडिशन ले रहे हो? मेरे को आप देख के आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया उस" तो वो दादा मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो ज़्यादा हो रहा है मतलब, जो जानते ही नहीं है, इनके बारे में? हाँ, वो तो बड़ा ब ब
अफसोस वाली बात है कि जिसको पता ही नहीं है कि आप किसको एक बुलाने से पहले आपको उसके उस शख्सियत के बारे में पता होना चाहिए। ये तो देखो ज़रूर, आज देखो ये ना, गलत है। आप मेरे भी सामने हो, कम से कम मुझे इतना तो मालूम है कि सुधीर पांडे एक व्यक्तित्व क्या है। अगर मैं आपका इंटरव्यू लेने लगूँ, अच्छा, मैं आपको बातें करने लगूँ, आपसे सिर्फ पूछते रहूँ ऐसे बातें, तो वो मतलब वही हुँ, वही आपको भी लगेगा ये क्या है? मतलब सोचिए वो व्यक्ति हाँ, जिसने 800-900 फ़िल्में की हैं, उसके बारे में बिना जाने आप उससे ऑडिशन ले रहे हैं। मतलब वो हाँ, बातें। और किशोर भानुशाली भी, सब लोगों ने मुझसे एक ही बात कही, "सतीश जी, वाक़ई ये बहुत अच्छा प्रश्न है।" और मैंने उनसे कहा था कि कैफ़ियत आज पूरे इंडस्ट्री का, सभी लोग कहते हैं हुँ, इंडस्ट्री का सबसे फ़ेवरेट शो है और धीरे-धीरे अपने बड़े मुकाम पर जा रहा है। अगर ये मेरी आवाज़ कहीं पहुँचा पाया मैं, और मैं तो कहता हूँ 60 से ऊपर जितने कलाकार हैं, उनके लिए जो फ़िल्में 100 करोड़ से ज़्यादा कमाती है, कहीं न कहीं उनके लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहिए कि आपको हुँ, उस आगे जाके कुछ न कुछ हेल्प मिले उससे। मैं तो यहाँ तक हुँ, कहने की कोशिश करता हूँ इतना। आप क्या हाँ, कहना हाँ। चाहिए वैसे? नहीं, वो तो है ही। हमारी देखिए क्या है, ये जो इंडस्ट्री है हमारी, इसमें अ, क्या है कि एक तरह से बहुत भाईचारा, बहुत प्यार-मोहब्बत हमेशा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू एक बहुत रूथलेस वाला पहलू भी है क्या बात कि है! क्या हाँ, बात है रत्ना! हाँ, कि यही जब यही कह रहा था, यही कह हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि अरे अब ये तो कौन भई कहाँ बस हो गया वक़्त गुज़र। तो एक वो चीज़ बड़ी कष्टदायी है। तो मैं आपको टोक रहा हूँ अभी। मेहुल कुमार जी ने मुझसे कहा था मेरे शो में, इसी में, हुँ, उनकी जो फ़िल्म तिरंगा, मिशन तिरंगा मैंने ही लॉन्च की है अभी अपने कैफ़ियत हाँ, में, आपके आशीर्वाद से ज़्यादा प्रणाम करते हुए कहता हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा था कि हर फ्राइडे को यहाँ दोस्ती होती है, हर फ्राइडे को हुँ, यहाँ दूर जाते हैं हाँ, हाँ। लोग। दोनों चीज़ें हैं यहाँ। अभी देखिए हम लोगों का एक सिंटा ने एक हमारा सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है। जी, जी। जो सिंटा ने एक ट्रस्ट फॉर्म किया। हुँ, सिंटा के कला मतलब जो ऑफिस बेयरर्स थे हमारे सीनियर्स, जी, उन लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट। जी। उसका मकसद ही ये था कि हम उन लोगों की मदद कर सकें और कर भी रहे हैं। ट्रस्ट मदद कर रहा है, कई लोगों के महीने के दवाई के पैसे बताइए दिए कब जा की रहे बात हैं। है? कब बनाए? कब बनाए? ये ट्रस्ट तो बना था, ये तो काफी टाइम हो गया। अच्छा। ट्रस्ट तो चल ही रहा है, लेकिन क्या था कि ट्रस्ट में हमेशा फंड्स की कमी रही, क्योंकि हुँ, बाहर से क्या होता है कि जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में लॉकडाउन पीरियड में अचानक ऐसा हुआ कि जो आर्टिस्ट 10-12 दिन 15 दिन शूटिंग करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, जी, जी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जूनियर आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, एक्टर हुँ, हमारे सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स जी, जो बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, हुँ, उनको ही अगर जब भी कोई अच्छी चीज मिल जाती है वही एक सीढ़ी आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा एक समूह है उन कलाकारों का, फीमेल मेल एक्टर्स का, जो डे टू डे काम कर रहे हैं। और किसी ने कभी 10 दिन काम कर लिया, किसी ने 5 दिन कर लिया, बिल्कुल किसी सही। ने 12 दिन कर लिया। यही उनके सर्वाइवल का साधन है। जी, तो अब हुआ क्या कि जब लॉकडाउन हुआ सब तो बंद, सबका काम अचानक बंद हो गया, घर क्योंकि पर आ किसी गए। ने सोचा ही नहीं था। सब शुरू में तो सबको लगा कि भई मार्च 18-19 के बाद जब शूटिंग बंद हुई, लोगों को लगा कि अप्रैल, मई 1-2 महीने तो में ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना 9-1 महीने चला जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो अचानक उन आर्टिस्टों को बड़ी तकलीफ होने लगी, क्योंकि क्या है देखिए, जहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कह दिया जी किराया किराया कहाँ से लाएँगे? उन्होंने हुँ, कहा जी गवर्नमेंट कह रही है किराया माफ़ कर दीजिए। अब हुँ, कुछ हैं जो 1 महीने का माफ़ कर देंगे, 2 अब महीने वो भी 8-9 महीने माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से मकान मालिक ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भई किराया हमारी इनकम है, जी, जी, हमारा बिल्कुल। रोज़गार किराए से चलता है, हमारा तो रोज़गार है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ऐसे बहुत से आर्टिस्ट जो हैं बहुत परेशानी में आ गए थे और बहुत ही कष्टदायी स्थिति हो पैदा हो गई थी। बिल्कुल सही है। फिर सेंटर के मेंबर्स ने, एग्जीक्यूटिव कमिटी ने रिक्वेस्ट की, अपील तैयार की, एक बहुत बड़ी अपील तैयार करके उन्होंने कहा कि भैया देखिए साहब, आप सब लोग अपने साथी कलाकारों को हेल्प करें और जितना हो सके सिने आर्टिस्ट वेलफेयर क्या ट्रस्ट बात है, क्या बात डोनेट है, करें। क्या बात है, क्या बात तो बहुत लोगों ने डोनेट किया और जितने लोगों ने किया बड़े खुल के डोनेट किया। है। और हम लोग आप ये देखिए कि करीब 4-5 हज़ार कलाकारों को 5-6 महीने तक हर महीने का राशन और ये सब पहुँचा सकें। वाह! तो क्या इतना बात है, क्या बात है, क्या बात है! लेकिन इसमें अच्छा मैं बताऊँ इसमें आपको कि जब ये लॉकडाउन था ना,
तो मैंने भी शुरू हुँ, किया था और मेरी अपील हमेशा कैफ़ियत के द्वारा इंडस्ट्री में करता था हाँ, कि प्लीज़ हाँ, जो लोग सक्षम हैं, जो 100-100 करोड़ की फ़िल्में बना रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ, कृपया करके हुँ, मतलब इस समय अब स हेल्प करनी चाहिए सबको। तो ये हुँ, बात आपने हाँ। आज खुल के बोल दी, मैं मुझे बहुत खुशी है सर। नहीं, ये हुआ कि और ट्रस्ट में काफ़ी लोग सामने आए, बड़ा खुल के आए सामने जी, और बल्कि हम चाहते थे कि और ज़्यादा लोग आते। लेकिन ख़ैर जो भी आए, जितने भी आए उनका हम लोगों ने बहुत-बहुत धन्यवाद किया और ट्रस्ट की तरफ से, आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। तो अभी हम चाहते ये हैं कि ये तो चलो ऐसा क्राइसिस आया, अचानक आया। जी, जी। तो ये और अपील करके कुछ फंड्स आ भी गए और हम दे भी पाए। लेकिन हम चाहते हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि आप मतलब आपदा के समय की बात के अलावा मतलब नॉर्मल टाइम में भी अगर लोग कुछ डोनेट करते रहें और एक ट्रस्ट के पास ऐसा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए कि जब ऐसी स्थिति कभी आए तो या हम कोई लोग ऐसी आगे बढ़ें। परेशानी बड़े बुजुर्गों एक्टरों को या किसी को आ जाए कि भाई कभी किसी की सपोज किडनी का प्रॉब्लम है, इलाज करना है, डायलिसिस है, किसी का हार्ट का है, ऑपरेशन है, तो हम उस लेवल तक हेल्प कर पाए, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जितनी तादाद में लोगों को आना चाहिए वो अभी तक आए नहीं है और मैं समझता हूँ कि धीरे-धीरे आएँगे क्योंकि ये जो आपदा के समय में जो हमने सबक दिया सीखा है, है सबक दिला कि दिया। हमें तैयार रहना चाहिए ऐसी परिस्थिति के लिए, वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जैसे अचानक कोई भी चीज़ बता के नहीं आती है। पता है, मैं तो बताऊँ हम आपको उस समय ये जो था ना, ये बातें बहुत सारे लोगों से मेरी हुई थी रूबरू और सभी जैसे हाँ, शहजाद भाई हैं, जानते होंगे शहजाद भाई हैं, ये हाँ, सभी हाँ, लोग हैं। हाँ, इन लोगों ने पेंटर जी हैं, इन लोगों ने जब मेरे शो में आए हैं, दादा ये बड़ा मेहुल कुमार जी हुए, अपने सुनील हाँ, दर्शन हाँ, जी हुए, सभी लोग काफ़ी हाँ, काबिल लोग हैं। इन्होंने इन्होंने कहा सतीश तुम वाक़ई तुमने बहुत अच्छी बात कही है और ये कैफ़ियत के द्वारा अभी आपके सामना पेपर में पूरा आर्टिकल छपा था मेरा और लोगों ने अच्छा, मतलब बहुत एप्रिशिएट किया था और अभी इस हुँ, पंजाब साइड में भी पूरे काफ़ी पेपर्स में आया है। इंदौर के तो पूरा हाँ, एमपी ने पूरा पेपर्स में कैफ़ियत को बहुत बड़ी जगह दी है। हाँ, दा और हाँ, हाँ, सच है कि आप लोगों का जो ये मिलन हुआ है द कैफ़ियत में, सच ये बड़ा अच्छा मतलब हुआ है कि ये मुझे भी नहीं हुँ, मालूम कैसे हो पाया, लेकिन अचानक शुरुआत हुई थी और मेरे बेटे ने ये कैफ़ियत नाम रखा था, जो कि मुकेश जी के अच्छा, गाने गाता है, उसे जल्दी ही फ़िल्मों में गाने आ रहे हैं दादा। ओह! क्योंकि 20 अच्छा, साल की अच्छा, उम्र है उसकी और एलएलबी 3rd ईयर कर रहा है दादा। लेकिन दादा सच कह रहा हूँ कि आज आप लोगों का जो आशीर्वाद मेरा कैफ़ियत कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जो हाँ। दिया है, शीला जी हैं, गोपी जी हैं, सब लोग मुझे सुरेंद्र पाल जी हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना अपनापन देते हैं, वो कहते हैं देखिए सतीश क्या होता है ये जब आदमी की अपनी कैफियत अच्छी हो या वो तो दूसरे की कैफियत की वो इज्जत तभी कर पाएगा और वो बल्कि एक शेर मुझे याद आ रहा है जी, कि जैसी हो कैफियत अपनी जी, वैसी ही नजर आए हर शय क्या बात है। जैसी हो कैफियत अपनी वैसी ही नजर आए हर शय आंखें हैं नमनाक और लगता है गीला चांद क्या बात है! एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है और बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। सच में दादा आपने हाँ, आज एक रिश्ता मुझे दिया है और ये रिश्ता इस जन्म में जब तक हूँ तब तक आपसे बस आपका आशीर्वाद लेता रहूँगा, अरे आपकी शुभकामना लेता रहूँगा और विशेष तौर से आप मेरे मेरे देवभूमि से हैं, मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में नाटकों का प्रचलन है भोपाल में है दादा जब भी आप बिल्कुल आएँगे तो आपका मोल हम्म। वेलकम होगा दादा वैसे भी मेरा एक एक नया कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूँ। मैं पिछले साल इंदौर आया था मैं नाटक करने अच्छा दादा अच्छा। कहाँ किया हाँ था आपने नाटक? कहाँ पर किया था? वो कौन सा हॉल का तो लाभ नहीं मालूम मंडपम? बड़ा रवीन्द्र नाटकगृह? हाँ नहीं रवीन्द्र नाटकगृह, लाभ हाँ, मंडपम? रविंद्र शायद था रवीन्द्र हाँ नाटकगृह हाँ, काफ़ी बड़ा हाँ हॉल है, हाँ 1000 की इंदौर सीटों वाला है। इंदौर में हमारे और बड़े अच्छे मित्र हैं उनकी मिठाई की दुकान है श्री गणगौर हाँ, गणगौर हाँ, हाँ, जी, जी। हाँ 56 में श्री 56 में 56 में। हाँ जी, छप्पन जी, में वो जी, 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 जी। तो वो उनके सुरेंद्र जी हैं वहाँ और उनके भाई हैं वो बॉम्बे में उनकी दुकान है महेंद्र भाई जी, 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 जी। तो काफ़ी बड़े काफ़ी अच्छे संबंध है मेरे उनसे हाँ अरे वाह! क्या बात है। पता और अभी जैसे इंदौर में अब ये शुरुआत कर रहा हूँ कि मंच भी हो, स्टेज भी हो, वहाँ पर आएँगे और अभी मैं एक नई हाँ शुरुआत कर रहा हूँ दादा कि जैसे जो लोग ना बहुत पुराने लोग हैं मेरे, जो कैफ़ियत में आए हैं, उनके लिए सोच रहा हूँ दादा कि मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ कि इंदौर में एक हम्म, अच्छा-सा एक
आयोजन हो बहुत डिफरेंट रहेगा। ये नहीं कि हम गाने कर लिए, थोड़ा अलग आयोजन करके आप लोगों को, मेरा सोचना है कि एक सम्मानित किया जाए, क्योंकि आपने अगर हुँ, बहुत काम किया है इंडस्ट्री के लिए, बहुत सचमुच जिस मुकाम को दिया है आज, इसीलिए मुझे इतना प्यार मिलता है, क्योंकि माँ शारदे को हुँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे दो, अगर मैं किसी को मुस्कुराहट दे पाया अपनी ओर से, हुँ, तो मैं हुँ। कुछ भी कर पाया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा हुआ था। मेरा एक दवाई की छोटी सी कंपनी है आयुर्वेदिक की, और आपको अच्छा, बताऊं दादा कि सुरेंद्र पाल जी की बेटी, जैसे कुछ उनको गैस्ट्रिक का था, तो मैंने उनको दी, तो अब वो 20-20 30-30 बोतलें वो मंगाते हैं, मतलब। और अच्छा। गुप्ती भाई से मैंने कहा है, उनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% नहीं तो 80% तो अपनी दवाई से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शीला जी को वाह! अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम थी वो बालों का, तो वो क्या है कि इतनी खुश है, उनके बाल पूरे दोबारा से मतलब बिल्कुल तो मतलब अरे इतना वाह! ऐसा हुआ है। अ, हाँ, आदि ईरानी जी को था, कुछ प्रॉब्लम थी गैस्ट्रिक की, तो उनको भी बिल्कुल ठीक हुआ है। तो दादा आप लोगों को हुँ, आशीर्वाद जो मिला है, जिस तरह से चला है, और कैफ़ियत वही है कि आज परिणाम ये है कि कैफ़ियत आज 53 एपिसोड में, मुझे आज फ़ख्र है कि आप जैसा महान कलाकार, आपको बता दूँ अगर आप फ़ेसबुक पे नहीं हो, आज पूरे हिंदुस्तान को एक बात बताना चाहता हूँ, ये कलाकार जिसने इतनी फ़िल्में की हैं, इतने जो घर तक हर घर में है, उनका आज भी फ़ेसबुक अकाउंट नहीं है, सोशल मीडिया में ना ट्विटर है, आज मेरे साथ में जुड़े हैं, लेकिन अपने दिलों पर सबको राज करने वाले, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से सुधीर पांडे जी मेरे बड़े भाई ने अपनी जगह बनाई है। दादा आपको यही कहते हुए सच वंदन करता हूँ, जिस तरह से आपकी सरलता है, सहजता है, गंगा के पानी की तरफ देवभूमि से निकलने वाला एक प्यार, ये सच्चापन आपका आज इंडस्ट्री में जिस तरह से पत्थरों को काट कर जिस तरह से आपने जगह बनाई है, माँ शारदे आपको एक दिन और बड़े मुकाम पर दे, और 2021 आपका हो, मैं तो यही वंदन करूंगा। दादा क्या कहेंगे आप कैफियत के बारे में, और थोड़ा जो आपका भविष्य के बारे में जो प्लान है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? देखिए कैफ़ियत ये आपका एक जिस बड़े जिसे कहना चाहिए कि ये जो गुफ्तगू जो हुई हमारी, जी, वो जी। वो वाक़ई एक ऐसी गुफ्तगू हुई जो कि बिल्कुल जैसे हम आप घर में बैठे हैं, जी, आपस में बात कर रहे हैं, कुछ जी, पुराने किस्से दोहरा रहे हैं जी, या उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये एक जो इस आपके इस कार्यक्रम में जो एक ये सरलता आई, जो एक रवानी आई और एक बड़े स्वाभाविक तरीके से बात हुई, उसका बड़ा मुझे आनंद आया। थैंक यू दादा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अभी वही जो काम है अभिनय का वही कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको बताया नया ट्रेंड आया है, अब ये नए रियलिस्टिक किस्म का सिनेमा आ रहा है। तो अगर कभी वक़्त ने साथ दिया और हालात मेरे फ़ेवर में रहे, तो एक कुछ अच्छा सिनेमा में करने का भी इरादा है, कुछ एक अपना ही अगर मैं कर सकूँ चाहे वो निर्देशन में भी एक मैं कुछ अपने तरफ से कंसीव की हुई चीज़ें अगर मैं निर्देशक के रूप में मतलब वो उसके लिए मुझे अपना ही प्रोडक्शन, अपनी ही चीज़ बनानी पड़ेगी क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप प्रयोगशील चीज़ें करना चाहते हैं, तो हर आदमी उससे जुड़ना नहीं चाहता क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है और रिस्क फैक्टर इतना बड़ा होता है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। तो हर आदमी किसी भी तरह के ये बोला एक्सपेरिमेंट था। में रिस्क लेना नहीं चाहता और आता नहीं आगे। तो जब भी मैं ज़ाहिर है कुछ कुछ भी ऐसा करूँगा तो वो एक प्रयोग ही होगा। तो उसके लिए रिस्क अगर उठाना होगा तो मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं दादा कैसे एक बात हालात बताऊँ बनते आपसे, हैं। दादा मैं एक बात हुँ, आपसे कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, बनावट एक भी नहीं है। यहाँ पर एक खजाना का मंदिर है, आपने सुना होगा, इंदौर के अंदर खजाना मंदिर है, हुँ, और जहाँ हुँ। मैं जो भी माँगता हूँ, बातें मेरी पूरी होती हैं। वो अपना गणेश जी का मंदिर है, और आज तक मैंने हाँ, जो माँगा है मुझे मिला है, और मैंने आज तक क्या वहाँ खुद के लिए कुछ ही नहीं माँगा दादा। हमेशा मैं अपने परिवार के लिए, या मेरा आप सब परिवार हो मेरा दादा, मैं आपसे माँगता हुँ, हूँ आज कि आपका हुँ। ये जो ख्वाब है, मैं गणेश जी से माँगता हूँ कि आपका वो ख्वाब पूरा हो, आप वो जो आप डायरेक्शन देने चाहते हैं, दादा पूरा हो, 2021 में ही हो। मैं यही हाँ, मतलब कुछ इस तरह का कि जैसे मतलब कुछ क्या होता है कि जब आप कुछ इस तरह की चीज़ें कंसीव करना चाहते हैं, जो एक प्रयोगशील चीज़ें हैं, जिसमें चाहे मैं निर्देशक भी जुड़ूँ, उसमें अभिनेता के रूप में भी मैं रहूँ। तो लेकिन वो क्या होगा कि वो एक मेरा ही अपना एक अपना प्रयोग होगा, वो कामयाब भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। लेकिन वो प्रयोग करने के लिए जिसे कहना चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक रिस्क फैक्टर होता है। क्योंकि प्रयोग में 2 ही चीज़ें होती हैं। या प्रयोग काम कर जाता है या प्रयोग फेल हो जाता है और जो कर रहा है प्रयोग उसको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए
मतलब मैं एक बात कहूँ अगर आपसे, फेल हो आपने आपने जो बात कही प्रयोग की, तो आपने ज़िंदगी भर हर फ़िल्म में तो प्रयोग किया है, हर सीरियल में तो प्रयोग किया है। आपकी ज़िंदगी हमने प्रयोग का एक कहता प्रयोगशाला है पूरी। वहाँ तो नहीं, आपने नहीं, हमने तो अपनी ज़िंदगी से प्रयोग किया है, बल्कि मैं आपको बताऊँ, अभी भी मेरा नया शो अभी मार्च अप्रैल में स्टार प्लस पे नया टीवी शो आएगा। अच्छा, अच्छा। और हाँ, स्टार प्लस पे आएगा। कौन-सा ज़रा लेकिन नाम मैं क्या आपको बताऊँ नाम हैं, बताइए? नाम अभी उसका फाइनल नहीं किया है। अच्छा, अच्छा, अभी हाँ, लेकिन उसकी शूटिंग अभी शुरू हो रही है इस मंथ एंड में। अच्छा, और वो ये इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा-सा डिले हो गया। अच्छा, अच्छा। और वो एक्चुअली शुरू होनी थी इस महीने, जनवरी में, जी, जी। लेकिन वो थोड़ा फर्दर डिले हो गई। वो सेट वगैरह लग रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है। जी, जी। तो वो थोड़ा-सा आगे खिसक गया, फ़रवरी से शुरू होगा। जी, जी। और एक फ़िल्म है, उसका नाम है, वो भी य न्यू कमर्स, यंग लोग ही बना रहे हैं, नए लोग। जी। और उसका नाम है ऑर्डर ऑर्डर। उसकी वाह! शूटिंग अभी इस महीने है। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर। क्या बात है। तो दादा मैं हाँ, वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सटायर भी है, थोड़ा-सा उसमें तंज़ भी है, और थोड़ा ये जुडिशरी पे भी तंज़ है। तो जैसे वो एलएलबी आई थी फ़िल्म, उस टाइप की कुछ-कुछ फ़िल्म है। तो ये है, तो करना, मैं अपना काम अपनी तरफ से, जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले की कृपा से एक एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है। और मेरा मन करता है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं करता है तो नहीं करता। दादा लेकिन एक एक बात आपसे, एक और बात कहना चाह रहा था चलते-चलते कि हुँ, जैसे अभी हिमानी शिवपुरी जी भी मेरे शो में आई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अपने उत्तराखंड की हैं। और मैं एक बात कह रहा था कि जैसे अभी रमेश गोस्वामी जी मेरे शो में आए थे, हाँ, हाँ। गोस्वामी जी के बेटे, गोपाल बाबू गोस्वामी जी के बेटे। और 2 तारीख को उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने भी अपने जो भजन सम्राट हैं अपने अनूप जलोटा जी और हुँ, हिमानी शिव, सबने वीडियो बना के मुझे डाली थी, और मैंने उनके वीडियो बनवा के उनको दी थी। बड़े खुश हुए रमेश बाबू जी। अच्छा। और उन्होंने चौखुटिया में शो किया था, इतना जबरदस्त भीड़ थी, इतनी जबरदस्त भीड़ थी। तो इधर मैं एक बात आपसे दिल की कह रहा था, आज उत्तराखंड की बात शुरू की थी, वहीं मैं दोबारा पहुँच गया हूँ कि आज तक अगर देखा जाए तो गायकी में रमेश बाबू गोस्वामी जी 1 से 10 तक रहे हैं। उन्होंने खुद के गाने लिखे हैं। कैलेबाजी मुरली की बात करें, या बात करें उसकी हाय तेरी रुमाला, अगर ये बात करें कि घुघुती रा बासो, मतलब अपने आप में बच्चा पैदा होते ही सुनने लगता है गीतों को। क्यों ना उनके ऊपर कुछ एक फ़िल्म बने, जो मतलब ये मेरा एक विचार है। क्योंकि उनके ऊपर किन आज पे तक किन पे? गोपाल बाबू होगा, हाँ। गोस्वामी जी के। क्योंकि गाने तो हाँ, ऑलरेडी उनके हैं, उनके बिल्कुल ऊपर भाई। अगर एक फ़िल्म बनती है, तो एक अच्छा होगा कि पहाड़ों तक एक एक कलाकार को हाँ, हाँ, लोग बिल्कुल, बिल्कुल। पहचानेंगे, है ना? तो बिल्कुल बननी चाहिए। हाँ, तो बनी चाहिए। बिल्कुल बन सकती है। हाँ, हाँ। और कभी भी अभी ये जो नया अपना बीके सावंत भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत जी, जी, बढ़िया। जी, बहुत ही खराब। सावंत भी मेरी बहुत सर अजय भट्ट जी अच्छे। से भी इस बारे में बात हुई थी, अजय भट्ट जी से। अच्छा, तो वो कह रहे थे, हाँ, सतीश तुम आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं क्या हाँ, बढ़ूँ? आपने कहा वो मुझे बहुत प्यार हाँ, करते हैं। और मेरे जो ससुर जी हैं, उनके बहुत फ़ास्ट फ्रेंड हैं। अभी शादी में 2 घंटे मेरे साथ रहे, और इंदौर आए तो मेरे घर अच्छा, पर ही आए थे। अजय भट्ट जी और अच्छा, उनका परिवार आए थे। हाँ, हाँ। तो वो कह रहे थे, सतीश हाँ, तुम कैलाश वर्गीय जी तो आपके उधर ही हैं, इंदौर जी, में जी, ही। जी, कैलाश जी, हाँ, कैलाश जी भी। हाँ, लास्ट टाइम रमेश उनसे भी दादा, मुलाकात हुई थी। रमेश मेंदोला जी, ये भी उत्तराखंड के हैं, जो यहाँ के हाँ, ये भी वहीं पे। विधायक जो हैं, वो भी बहुत फेमस है यहाँ पर, कैलाश जी, जी जी, के जी, राइट। जी, जी। तो मालूम मुझे, हाँ। दादा चलते-चलते बस आपके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ, दुआएँ बस देता हूँ। धन्यवाद। मैं सिर्फ़ एक एक बात जो कहते-कहते वो बीच में कट गई बात, जी, जी। कि जैसे मैं बता रहा था कि मैं मेरे बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ थिएटर भी कर चुके हैं, मेरे साथ काम भी कर चुके हैं, मेरे दर्शक भी हैं। मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर मुझसे कहते हैं कि यार सुधीर, तुम एक मतलब इतने अच्छे कलाकार हो कि वहाँ जहाँ बहुत से मीडिया लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तुम्हें भी बहुत बहुत ऊंचाइयों तक होना चाहिए था। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि पूरा न भरा गिलास मेरा तो कोई गम नहीं, पूरा न भरा गिलास मेरा तो कोई गम नहीं, ये जो आधा भरा है गिलास मेरा ये भी कम नहीं। क्या बात है! दादा आपका वीडियो जब आया था फेसबुक पे, मैंने डाला, आप फेसबुक पे कोई बात नहीं। आपको सच में स्क्रीनशॉट भेजिए, इतने ल आपके लिए इतने लोगों के मैसेज हैं मेरे फेसबुक पर, इतना लोगों ने लिखा है आपके लिए, 3-4 दिनों में बहुत आप घर घर तक पहुँचे हो। होता है कि कई कलाकार इसमें होते बड़े हैं, और लेकिन उनको लोग घर तक नहीं जानते। लेकिन आपकी ज़्यादा पहचान जो है ना, हर व्यक्ति के उसमें ज़हन में है। हर व्यक्ति दिल से आपको प्यार करता है, क्योंकि आपने सारे किरदारों को टीवी पर जीवान दिया है।
तो तब वो तो आप दिलों में राज करते हो, वो गिलास तो पूरा भरा है और आपका आप ये मत कीजिए गिलास आपका आधा भरा है। आप जहाँ भी आपने जिस तरह से अपने को पेश किया है, वो आपको सफलता मिली है। मुझे बताइए कहाँ पर असफल हैं आप? हर चीज़ तो सफल होके आगे आगे बढ़ी है। अगर शान फ़िल्म फ्लॉप हुई लेकिन आपको तो बड़ा मुकाम दे गई ना वो। लेकिन आपको तो बड़ा मुकाम मिला ना। आपने तो खुद रास्ता खुद बनाया, ना किसी के दरवाजे पे माँगने गए, ना ही किसी को हाथ जोड़े, अपने आप खुद ब खुद आपको मिलता चला गया बेटा। आप ऐसा हाँ, क्यों कह रहे हैं मेरा आधा गिलास नहीं, भरा है? उस तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन एक एक होता है ना कि बहुत से लोगों के लिए किसी चीज़ को नापने का पैमाना अलग होता हाँ, है, हाँ, और ये सही मेरे लिए कहा। अलग है। हाँ, 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 वो सही मैं कहा। मैं अपेक्षा मैं अपेक्षा बढ़ जाती है आपके प्रति लोगों की, ये हाँ, मैं हाँ, कहूँगा, अपेक्षा आपकी प्रति बढ़ जाती है हाँ, और मुझे लगता है और कि ईश्वर वो भी पूरी और करेगा। और हाँ, और कामयाबी को नापने का हर आदमी का तरीका हाँ, एक अलग होता है। अपेक्षा हाँ, कई लोग जो हैं, जो सतही जीवन जीते हैं, वो अगर आप रोल्स रॉयस में बैठ कर आएँगे तो कहेंगे यार बड़ा आदमी है, और अगर एक छोटी गाड़ी में आएगा तो कहेंगे यार ये तो एक छोटा जो जो मानसिकता है, वो जो स्टेटस सिंबल है, जी, जी, वो जी। स्टेटस सिंबल को लोग इससे कामयाबी से तोल लेते हैं। मेरे लिए स्टेटस सिंबल की कोई वैल्यू नहीं है। मैं स्टेटस सिंबल पे बिलीव ही नहीं करता। क्या बड़ी बात बोली दादा मैं आपको और लेवल आता हूँ कि जब आप टीवी पर आए थे फ़िल्मों से और अमिताभ बच्चन उसके पीछे-पीछे खुद ब खुद टीवी पर आए थे, तब उन्हें लोकप्रियता मिली थी ज़्यादा क्योंकि वो बीच में फ्लॉप हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि टीवी छोटा है तो हम छोटे हो जा रहे हैं, सही कह नहीं, रहे थे नहीं, आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं। कहा। टीवी बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा। सही बात है, घर तक पहुँचा हुआ है। हाँ, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लगा। शीला शर्मा जी को थैंक यू बोलूँगा कि इतना प्यारा रिश्ता अरे! मिला है नहीं, और थैंक यू, सभी थैंक को और दिलीप सेन जी भी मेरे हर शो को देखते हैं, दिलीप सेन जी भी देखते हैं, गोपी भाई भी देखते हैं, बहुत सारे योगी राज भी देखते हैं, बहुत सारे शो यू। साधना सिंह देखती हैं जो बहुत सारे लोग मेरे शो को देखते हैं और आपको आज सभी लोग शुभकामनाएँ दे रहे हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद, दादा, इसी धन्यवाद। तरह आप खुश आपको रहें, भी बहुत-बहुत स्वस्थ आपकी रहें कैफ़ियत और पूरा कामयाब परिवार हो, और हाँ, आप ऐसे ही दुनिया भर में अपनी दुनिया भर के तमाम लोगों से आप गुफ्तगू करते रहें, और वो गुफ्तगू लोगों तक पहुँचती रहे। यही आपकी कैफ़ियत है और इसी का कमाल दादा यही प्रणाम, आपको बस आशीर्वाद देते रहेगा और है। बस थैंक आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू।